नमस्कार दर्शकों और श्रोताओं। आज हमारे साथ हैं मिस्टर गुरप्रीत सिंह जी, जो कि रेडिकल देसी मैगजीन चलाते हैं यहाँ से काफ़ी सालों से और काफ़ी एक्टिविज्म करते हैं। और लेटली ये काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं, क्योंकि एक मोशन पास हुआ है अगेंस्ट सीए बिल, इंडिया का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। और उसकी इन्होंने काफ़ी मुखालफत करी थी। और तो उस बारे में आज हम इनसे बात करेंगे कि क्यों वो इस बिल के अगेंस्ट हैं। और बहुत कंट्रोवर्सी भी यहाँ पे हो रही है अपनी देसी कम्युनिटी में। काफी डिवाइडेड लोग हैं, कुछ लोग इसके प्रो हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार गुरप्रीत जी, स्वागत है आपका। बहुत नमस्कार सुशील जी, अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केम छो? बढ़िया बढ़िया। आप गुजरात से हैं? नहीं नहीं, मैं दिल्ली से हूँ, अच्छा अच्छा। मतलब नोएडा से बेसिकली। तो शुरू करते हैं। जो ये सीए बिल था, आई होप आपको पता होगा, क्योंकि आप उसके साथ इन्वॉल्व भी रहे हैं। मुझे चक पक माया जी से बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने कहा कि आपने उनको काफी चीजें दिखाई, समझाई। और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी कुछ, जो भी उनकी सोच समझ थी, रिसर्च थी, और इसलिए मोशन पास हुआ उसके अगेंस्ट में। तो ये बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड चीज थी कि एक सिटी जिसका काम होता है सड़क बनाना, पुल बनाना, लोगों की जैसे हमारे यहाँ सभासद वगैरह होते हैं, वो फॉरेन पॉलिटिक्स में इतना क्यों इन्वॉल्व हो रहा है एक अदर डेमोक्रेसी के लिए, जिसके बारे में आई डोंट नो कि उनको पता था या नहीं था। अ, तो पर मोशन तो पास हो गया है, और काफी सारी जो दुनिया भर में सिटीज हैं, आई थिंक सैन फ्रांसिस्को ने भी सेम मोशन पास किया, सिएटल ने भी किया, यूरोपियन यूनियन में भी बात हो रही है इसके लिए कि ये इस्लामोफोबिक लॉ है, ये अगेंस्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। काफी लोगों का कहना है कि ये ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है कि आपके दिमाग में क्यों आया कि हमें इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और लड़ना चाहिए? मतलब सुशील ऐसा है कि जो जैसे अभी आपने कहा ना कि अनप्रेसिडेंटेड था, अनप्रेसिडेंटेड नहीं था ये। इससे पहले जैसे सियाटल सबसे पहला शहर था नॉर्थ अमेरिका में, ओके। इसने इसको पास किया। हम्म पहली बात तो ये है। हम्म ये बात ठीक है कि जो सिटीज हैं उनका काम होता है सड़कें बनाना, विकास करना, लेकिन सिटीज की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ जहाँ ह्यूमन राइट्स की बात हो उस पर भी कुछ ना कुछ कहा जाए। और न्यू वेस्टमिंस्टर वालों का तो ऐसा था कि उनका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हम्म कि जो चाइनीज लोगों के साथ ज्यादतियां हुई अतीत में, या यहाँ के जो इंडिजिनस लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, उसको भी रिकॉग्नाइज उन्होंने किया है। इनफैक्ट हम्म आपको शायद इसके बारे में इल्म हो या नहीं, सीए का जो मोशन तो चकपक मार ने 9 मार्च को रखा था पहले, हम्म जो अब जाके पास हुआ है। लेकिन इन द मीन टाइम जब अफगानिस्तान में हमला हुआ काबुल में, तो उन्होंने उसकी भी मुखालफत की है, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था। अच्छा। तो मतलब कहने का कि हम ये नहीं कह सकते कि सिटी वाले क्यों ऐसी पोजीशन ले रहे हैं। अगर उनको लगता है, क्योंकि कनाडा की भी हिस्ट्री रही है, जो अपार्थाइड का इतिहास रहा है अफ्रीका हम्म में, या वियतनाम से की लड़ाई से जो बागी होकर यहाँ आए, उनको लोगों ने कनाडा में एक्सेप्ट किया। सो इनका रिकॉर्ड रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने उसको कंटिन्यू किया। हम्म तो अगली बात ये कि जो आपने कहा कि उसका जो अपोजिशन जो हो रहा है सीए का दुनिया भर में, देखिए ऐसा कि आज इंसिडेंटली आज का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 जुलाई है आज। आज के दिन कामागाटा मारू कांड हुआ था। हम्म तो कामागाटा मारू जहाज जब वहां से हिंदुस्तान से कनाडा आया, हम्म तो उन लोगों को लग रहा था कि क्योंकि हम लोग ब्रिटिश सब्जेक्ट हैं, यस। तो हमको यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया गया। हम्म एक सीधे सफर का कानून था, हम्म जिसके पीछे मंशा ये थी कि जो भारतीय हैं उनका दाखिला रोका जाए। हम्म तो आज के दिन वो मतलब कांड हुआ वाला। हम्म तो कनाडा के में हम जब बैठे हैं, तो हमारे लिए कामागाटा मारू इम्पोर्टेंट है। हम्म लेकिन कामागाटा मारू के साथ साथ हमें देखना कि उस हिस्ट्री को आज कैसे दोहराया जा रहा है। हम्म तो उस नुकते से हमने महसूस किया कि जो सीएए है, हम्म जैसे उसमें जो दिक्कत ये थी कि जब आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे आसपास जो मुस्लिम देश हैं, हम्म अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां से जो इन समुदाय के लोग आ सकते हैं, हम्म उसमें मुस्लिम्स को शामिल नहीं किया गया। हम्म तो गैर मुस्लिम जो समुदाय थे वो सारे उसमें आइडेंटिफाई किए गए। हम्म जब इंडिया का जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद कहता है हम सेकुलरिज्म पे बिलीव करते हैं, या इवन जो बीजेपी है जब वो हिंदुत्व की बात करती है, हम्म तो हिंदू धर्म में भी ये कहा जाता है कि वासुदेव कुटुंबकम, हम्म या जो हमारे परंपरा रही कि तिब्बत से लोग जो आए उनको वहां पे रखा गया। हाँ जी। सो ये क्यों हुआ कि एक समुदाय को छोड़ दिया गया? हम्म और खास तौर पे ये जो 3 देश हैं, हम्म अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, हम्म कोई इस पे शक नहीं है कि वहां पे भी माइनॉरिटीज के साथ ज्यादतियां होती हैं। तो हम्म कोई डिनाई नहीं कर रहा। हम्म लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यही 3 देश क्यों? पहली बात तो ये है। हम्म
चाइना में भी ज्यादती हो रही है उइगर मुस्लिम के साथ। हाँ जी। चाइना को उसमें शामिल क्यों नहीं किया गया सीएए में? या हुँ, आप देखिए कि रोहिंग्या के साथ क्या हुआ म्यांमार में। हुँ, हुँ, श्रीलंका में जो तमिल के साथ क्या हो रहा है। हुँ, हुँ, ये भी हमारे मतलब हमसाए देश हैं, हुँ, हुँ, हमारे पड़ोसी देश हैं। हुँ, हुँ, तो इन्हीं 2-3 देशों की निशानदेही क्यों की गई? हुँ, हुँ, जब जब आपने अगर अपना एक्सेप्ट करना है रिफ्यूजीज को, तो इस धर्म के आधार पे क्यों? हुँ, दूसरी बात ये थी कि जब हम देख रहे हैं क्लाइमेट क्राइसिस चल रहा है, तो वैसे भी कई कई बाढ़ आ गई, कोई तबाही हुई, तो लोग वैसे भी दूसरे देश में जाने के लिए मजबूर होते हैं कई बार। हुँ, तो हुँ, वहाँ पे हम ये तो नहीं देख सकते ना कि जो आने वाला है, वो किस समुदाय से है। हुँ, हुँ, तो ये एक दिक्कत थी जिसकी वजह से लोगों में इतराज़ था और इसी वजह से लोगों ने अपना गुस्सा भी ज़ाहिर किया कि ये नहीं होना चाहिए था। और फिर उसके बाद अगली डायमेंशन ये है कि विद इन मुस्लिम कम्युनिटी भी, हुँ, हुँ, जैसे अफ़गानिस्तान में इस्लामिक स्टेट की मैं मिसाल देना चाहूँगा। हुँ, इस्लामिक स्टेट सिर्फ़ हिंदुओं को या सिखों को टारगेट नहीं कर रही है। हुँ, इस्लामिक स्टेट वाले शिया मुस्लिम्स को भी टारगेट कर रहे हैं। हुँ, हुँ, और विद इन पाकिस्तान अहमदिया मुस्लिम जो हैं, जिनका केंद्र हमारे गुरदासपुर में है, हुँ, हुँ, ठीक है? उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। हुँ, इसी तरह शिया मुस्लिम के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मुहाजिरों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। हुँ, तो उनको हमने कैसे छोड़ दिया? हुँ, हुँ, तो इसलिए ये तो एक बड़ा बेसिक सवाल था कि हुँ, क्या मैसेज ये कन्वे किया जा रहा है कि ये जो ये मुल्क है सिर्फ़ एक ख़ास फ़िरके का मुल्क है, हिंदू वैरायटी के साथ जुड़े हुए लोगों का देश है। हुँ, रंगी-जंगी तहज़ीब जो हमारी चलती आ रही है, उसके बिल्कुल विपरीत जा रहा था ये सारा कुछ। इसलिए हुँ। इसका विरोध हुआ। तो सर मैं इस पर आऊँगा क्योंकि इस पे मुझे सच बताऊँ तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं कुछ भी बोलने से पहले या आप जैसे बड़े लोगों से बात करने से पहले मैं चाहता था कि मैं भी अपने आप को इन्फॉर्म करूँ। तो जहाँ तक मुझे पता पड़ा है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 14 जो कि कहता है कि सारे इंडियंस बराबर हैं, सबको बराबर होना चाहिए। तो वो इंडियन सिटीज़न्स पे लागू होता है, वो बाहर के लोगों पे नहीं होता। तो नंबर 1 इसमें इंडियन सिटीज़न्स की तो उस बिल में बात ही नहीं है बिल्कुल भी। नंबर 2 ये सिटीज़नशिप जो फास्ट ट्रैक करने का लिए है 2014 में जो लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, जो आए नहीं है उसका उसमें ज़िक्र ही नहीं है। और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने ये भी कहा कि आप इंडिया को इसलिए नहीं कह सकते कि ये इनइक्वालिटी कर रहा है, क्योंकि इंडियन सिटीज़न्स के लिए है नहीं नंबर 1। नंबर 2 2014 तक जो इंडिया में ऑलरेडी शरणार्थी आ चुके हैं, जो कि रिलीजियस परसिक्यूशन है इन 3 देशों में, क्योंकि आप भी मानेंगे, देश का बँटवारा हुआ तो धर्म के आधार पे ही था ना। सिखों ने तो अलग देश नहीं माँगा, हिंदुओं ने अलग देश नहीं माँगा, क्रिश्चियनों ने अलग देश नहीं माँगा। अनफॉर्च्यूनेटली मुसलमानों ने अलग देश माँगा और उन्हें मिला। और मतलब लाखों लोगों का कत्ल हुआ बेरहम। मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहूँगा। मुसलमान भी मरे, हिंदू भी मरे, सिख भी मरे, ईसाई भी मरे। और इंडिया का पाकिस्तान का पैक्ट भी हुआ है 8 अप्रैल 1990 को, लियाकत नेहरू एग्रीमेंट, जिसमें कि कहा था कि फ्री मूवमेंट होगी, क्योंकि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। तो जो सिख और हिंदू हैं वो पाकिस्तान से इंडिया आएंगे, और अगर कोई मुसलमान को लगता है कि वो खतरे में है या वो जाना चाहता है पाकिस्तान में, तो वो चला जाएगा। और जैसे कनाडा में भी हमने देखा है कि कनाडा में रिफ्यूजी लॉ है, राइट? तो इंडिया में नहीं है, पहली बात तो रिफ्यूजी लॉ, अजीब सी बात है, इंडिया में रिफ्यूजी लॉ नहीं है, बट ये बिल विल निकाल दिया उन्होंने। तो हर कंट्री देख सकती है कि उसके लिए खतरा क्या है, कि भाई ये बंदा है। अब बांग्लादेश ने भी डिक्लेयर कर दिया कि भाई रोहिंग्या जो मुस्लिम है वो हमारे लिए डेंजर है, सब मुस्लिम कंट्री, बट उन्होंने बोल दिया। अब इंडिया की जो हिस्ट्री रही है, आपने बोला अहमदिया कम्युनिटी, शिया कम्युनिटी, सबसे ज्यादा आप देखेंगे 1940s में, इफ यू गो बैक टू द हिस्ट्री, पार्टीशन करवाने में सबसे बड़ा हाथ अहमदिया कम्युनिटी का है। और इंडिया अगर उनके लिए अब डोर खोल देता है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। हमने देखा है 2008 में मुंबई हमलों में क्या हुआ। पूरा 90s आतंकवाद से गुजरा है, 80s हमारा आतंकवाद से गुजरा है, अब भी लोग मर रहे हैं। तो एक कंट्री को क्या हक नहीं है कि वो देखे कि भाई हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हैं। और ये जो लोग हैं 3 कंट्रीज में, जो कि एक हिस्ट्री रही है कि इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया उनका देश था। तो आपको नहीं लगता कि अगर हम जिन लोगों को ज्यादा जरूरत है, अब जैसे कोमागाटा मारू का आपने एग्जांपल दिया, एक तो शिप है जो ऑलरेडी आ गई है कनाडा में, तो आपको नहीं लगता हमें पहले उन लोगों को मदद करना चाहिए, जबकि और जो जहाज है जो भी चले भी नहीं है,
उन जगहों से, हांगकांग से, उनकी मदद करने के बजाय जो कि जहाज ऑलरेडी आ चुका है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पहली बात, जो भी वहां पे आके बैठा है हम्म उसकी मदद आप जरूर कीजिए, वो तो आपको करनी चाहिए। तिब्बत के हम्म लोगों की आपने मदद की है ना? हम्म। मेरा कहने का मतलब है कि धर्म के आधार पे क्यों? समस्या तो यहाँ खड़ी है ना। क्योंकि जब सर आप धर्म के आधार पर तो वो तीन देश बने। लेट मी कंप्लीट। आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हाँ हूँ। जी, अगर आप कोऑपरेट करेंगे तभी जवाब दे सकूंगा। डेफिनेटली। तो बात ये है कि देखिए, एक तो मुझे समझ में ये नहीं आती कि हम लोगों ने ये जो बना रखा है कि मतलब मुसलमान देश से आ रहे हैं, मुसलमान ये, मतलब हमने ये एक दस्तूर बना लिया है कि टेररिज्म को एक कम्युनिटी के साथ उसको जोड़ के देखना। हम्म ये अपने आप बहुत खतरनाक ट्रेंड है ये वाला। हम्म आपको पता होना चाहिए कि जब ट्रम्प ने भी ऐसी बात की थी कि मुस्लिम देशों के लोगों को मैं यहाँ आने से रोकूंगा, हम्म तो उसको लेके अमेरिका में कितना लोगों ने जाके सड़कों पे निकल आए और उसको बाद में फैसला वापस लेना पड़ा। हम्म आप किसी तरीके से टेररिज्म को एक कम्युनिटी के साथ नहीं जोड़ सकते, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर आप जोड़ेंगे तो ये बात खत्म नहीं होगी। बात यहाँ पे भी आएगी हम्म। कि जो हिंदू नेशनलिज्म के नाम पे टेररिज्म कर रहे हैं इंडिया में, उसकी फिर क्या जस्टिफिकेशन कोई है जस्टिफिकेशन ना? नहीं। कोई भी कम्युनिटी देखो, कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं जिसमें टेररिस्ट एलिमेंट्स या एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स नहीं है। चाहे वो हम्म सिख कम्युनिटी है, जिसमें हम्म खालिस्तान के नाम पे ज्यादतियां हुई हैं, हम्म जिहाद की हम बात करें, इसी हम्म तरह से हिंदुत्व के नाम पे भी एक्सट्रीमिज्म हुआ है। हम्म। महात्मा गांधी का कत्ल भी उन्हीं लोगों ने किया। सही बात। मतलब कहने का, अगर टेररिज्म को इस तरह से किसी कम्युनिटी के साथ उलार होकर जोड़ना शुरू कर देंगे, ये ट्रेंड अच्छा नहीं है। इससे उस तरह की जो एक नफरत की जो सियासत है, हम्म उसको ताकत मिलती है, उसको हम्म ऑक्सीजन मिलती है। तो इशू ये है। दूसरा, ये जो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों ने मांगा और पाकिस्तान मिल गया, हम्म। अकेला मुसलमानों ने नहीं मांगा। हिंदू महासभा ने सबसे पहले कहा कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं, इकट्ठे नहीं रह सकते। हाँ जी। उन्होंने डिस्कोर्स खड़ा किया, जिसके चलते जिन्ना ने जाके पाकिस्तान की मांग की है। हम हम्म एक ही कम्युनिटी को ब्लेम कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब कहने का, सभी की जिम्मेदारी बनती है, सभी की जिम्मेदारी बनती है। और जो लोग वहां पे आ गए हैं या जो आने वाले हैं, उनको धर्म के आधार पे बांटना या देखना, उसमें ज्यादती है। गड़बड़ वहां पे, और कोई गड़बड़ नहीं। नहीं, बट सर मेरा जो सवाल है, जो कि मैंने चकपक मायर जी से भी किया था, और हम्म उन्होंने उसका मुझे जवाब नहीं दिया, गोलमोल कर गए। तो हम तो हिंदी में बात कर रहे हैं, हम देसी लोग हैं, हम समझ सकते हैं। तो सवाल ये है कि जो सिख हैं, वो हम्म 1990 तक 50,000 की पॉपुलेशन थी अफगानिस्तान में, हम्म आज 1,000 भी नहीं है। हम्म हिंदू 12.5% हुआ करते थे, पाकिस्तान में 1.6 है। दिल्ली में मैं जाता रहता हूँ, हर साल मेरा 2 बार इंडिया में चक्कर लगता है। जो हिंदुओं की जो हालत है वो इतनी बुरी है कि आप भी उससे एग्री करते हैं कि बहुत बुरी हालत है। मतलब सैनिटेशन के लिए उनके पास जगह नहीं है, कहते हैं मर जाएंगे बट पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे। तो जो रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, वो तो उनके धर्म के आधार पर ही हो रहा है ना। आपको लगता है कि अगर वो मुसलमान होते तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में उनके साथ यही हाल होता? नहीं, आप मुझे बताओ, जो इंडिया में जो परसिक्यूशन हो रही है, उसको फिर आप किस खाते में डालेंगे? उधर भी तो सर धर्म मैं के आधार बात पर कर रहा हूँ अभी persecution उन 3 देशों की, इंडिया पे हम है। इन आएंगे। देशों की तो बात हमने कर ली। मैं पहले भी कह चुका हूँ, नहीं सर, माइनॉरिटीज को ये लॉ परसिक्यूट उन वहां पे देशों किया में जा रहा है। नोबडी इज डिनाइंग दैट। नोबडी इज डिनाइंग दैट। जस्ट बिकॉज परसिक्यूशन उन देशों में हो रही है, तो क्या परसिक्यूशन इंडिया में भी होने देंगे? ये ईंट सर। का जवाब पत्थर की जो पॉलिटिक्स है, ये वाली, ये कोई सर अभी हल हम करने एक की टॉपिक समस्या पे है। बात कर रहे हैं सर, हम बात कर रहे हैं सीए बिल पे, और जो शरणार्थी ऑलरेडी इंडिया में आ गए हैं उनकी फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप पे, मैं बस उस पे बात कर रहा हूँ। मैं वो भी उसी पे बात हम कर रहा हूँ, वो एक फास्ट ट्रैक अलग अब करो। लेकिन फास्ट ट्रैक करते हुए आप ये रिलीजियस मापदंड अगर आप याच तक रखेंगे, तो उससे तो सोसाइटी सर, सोसाइटी में उनको बंटवारा ही होगा उनको ना। यातनाएं ही रिलीजन पे दी जा रही है ना, और कोई रीजन ही नहीं है। जो बच्ची कन्वर्ट हो मैं रही है, आपसे वही कह जिसका रहा हूँ, हुआ होगा। रिलीजन के बेस पे ही बात कर रहा हूँ आपसे। अगर रिलीजन पे यातनाएं दी जा रही है, रिलीजन के बेस पे तो एथियस्ट को भी यातनाएं दी जा रही हैं। रिलीजन के बेस पे तो अहमदिया को भी दी जा रही है, शिया हाँ जी। मुस्लिम्स को भी दी जा रही है। हाँ तो जी। आप इतने स्वीपिंग स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं कि वहां पे सिर्फ यही कम्युनिटी जो है वो टारगेटेड है, बाकी कोई टारगेटेड ही है नहीं? और अगर आपको इतनी फिक्र है अपने पड़ोसी देशों की, तो वाई जस्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश? वाई नॉट तमिल हिंदूज इन श्रीलंका? उनके बारे में सोचो। क्योंकि सर वाई वहां नॉट पर तो अब सिचुएशन नॉर्मल है। वाई नॉट उइगुर मुस्लिम या दूसरे जो लोग चाइना में इनके सफर हो रहा है, उनके बारे में भी सोचा जाए। तो तो ये सर मतलब एक एक तरफा जो चल रहा है। नहीं और सर। नेपाल में भी आप देख लो, जो दलित कम्युनिटी है उसके साथ परसिक्यूशन हो रहा है। उसकी क्या जस्टिफिकेशन है? उसके बारे हाँ। में तो बात नहीं कि यहाँ तो उनको भी लाओ, उनको फास्ट ट्रैक करो। हम्म। इस तरीके से मतलब गड़बड़ वहां पे है कि आप रिलीजन को लेकर ही क्यों बीच में आए? मंशा ये थी कि कश्मीर में उनको लगा कि हमने फैसला लागू किया, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। हमने अयोध्या का फैसला आया अदालत का, वो लोगों ने सर एक्सेप्ट कर सर लिया, वो मैं ठीक है। आप आऊंगा, हम अभी काफी सारे टॉपिक पे आ जाएंगे ना, तो फिर रात तक हम बात करते रहेंगे। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इन जो 3 देश हैं, जो कि हमारे एक ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करते थे, हम्म बड़ा जो अंग्रेजों ने जो रूल किया हम पे,
150, 200, 250 साल जितने भी। तो उन 3 देशों की बात है जो कि पार्ट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने चूज नहीं किया कि भाई बंटवारा हो जाए। एक दिन बंटवारा हुआ, पता पड़ा मैं बांग्लादेश में बैठा हूँ, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, तो उन्होंने तो चूज नहीं किया ना। तो परसिक्यूशन जो हो रहा है रिलीजन का, वो उनके रिलीजन के आधार पे हो रहा है। अब आप ये बताइए कि आपने आज तक कभी सुना है कि पाकिस्तान में किसी मुसलमान को इसलिए मार दिया हो कि वो नमाज पढ़ रहा था 5 वक्त की? हम्म। आपने सुना है कभी? पर इंडिया में तो हम रोज सुन रहे हैं कि किसी ने और मैं, गाय का आप बच्चा लिया, प्लीज उसको मार दिया कैन यू गया। प्लीज स्टिक टू द पॉइंट ये सर। तो कोई हम बात है ना उसकी भाई। बात ही नहीं कर रहे सर। इंडिया तो बहुत बुरा देश है, इंडिया में तो ह्यूमन राइट्स के इंडेक्स में काफी नीचे है। हम तो कनाडा में यहाँ बैठे हैं, हम बस जिक्र कर रहे हैं इस बिल का, क्योंकि ये बिल के खिलाफ मोशन पास हुआ है न्यू वेस्टमिनिस्टर में, और भी देशों में आएगा। और आप ये मानेंगे कि एक आज के समाज में इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ी गाली है, ये तो मानेंगे आप? अगर आपको कोई बोले कि यार आप सिख फोबिक हो, आप हिंदू फोबिक हो, आप इस्लामोफोबिक हो, ये बहुत बड़ी गाली है, और कोई भी इसको नहीं लेगा। पर ये अब एक प्रेसिडेंट स्टार्ट हो गया है कि एक सिटी ने हम पे उंगली उठा दी कि भाई तुम इस्लामोफोबिक हो। मैं आपसे बस ये बात कर रहा हूं इसी मुद्दे पे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में आपने कभी सुना है कि एक 5 वक्त के नमाजी को किसी ने मार दिया क्योंकि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा था? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में ये सुना है हाँ। कैसे हिंदूज को, सिख्स को या माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है। इसमें कोई यस। शक नहीं, मैं फिर दोबारा वही कह रहा हूँ। तो सर ये आप उन्हीं के सवाल चाहे लिए है। ऐसे कीजिए चाहे वैसे कीजिए, जवाब उसका वही है। हाँ जी। प्रोसिक्यूशन की हिस्ट्री इन देशों में रही है, इसे हाँ कोई जी। डिनाई नहीं कर सकता। ना मैं डिनाई कर अभी सकता भी हूँ, चल आप डिनाई रही है। कर सकते हैं, ना चक पकवान डिनाई कर सकता है, ना कोई उन्होंने दुनिया तो की कर किताब दिया में। डिनाई, उन्होंने हाँ, डिनाई कर दिया। उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने तो, मैंने उनसे ये सवाल पूछा, आप तो चलो मुझे आप देखिए, मैं उनका एक्नॉलेज। वकील नहीं हूँ, पहली बात। अगर उन्होंने डिनाई किया तो वो अपने रिस्क पे किया होगा। ऑफ कोर्स, ऑफ मुझे इतना कोर्स। मालूम है, उन्होंने अफगानिस्तान में जब काबुल में हमला हुआ था तो उन्होंने स्टेटमेंट निकाली थी। हम्म। अगर उस स्टेटमेंट को मीडिया ने कवर नहीं किया तो मीडिया की नहीं जिम्मेदारी नहीं, थी। वो ठीक है। देखिए, स्टेटमेंट तो ये उन्होंने बोल दिया ऑल लाइव्स मैटर। अब आप ये भी देखिए कि आज की डेट में अगर कोई बंदा बोल दे ऑल लाइव्स मैटर, तो ये भी उसकी नौकरी चली जाती है बंदे की। क्योंकि ब्लैक लाइव्स मैटर एक प्रेसिडेंट बन चुका है कि भैया जो काले लोग हैं उनके खिलाफ हो रही है ज्यादतियां, और हजारों सालों से हो रही है ज्यादतियां। ऑल लाइव्स मैटर नहीं है, ब्लैक लाइव्स मैटर है पहले, क्योंकि जिसके साथ बुरा हो रहा है पहले हम उसको मदद करेंगे, हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पर भारत सरकार ने वही काम किया है। जिसके साथ बुरा हुआ है, जो रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है साउथ ईस्ट एशिया की, भारत सरकार ने उसको फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप दी। तो मैं उसमें कह रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम का जवाब तो आपको दे चुका हूँ। अगर आप उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, दैट्स अप नहीं, टू यू। एक्सेप्ट नहीं सर, फिर मैं कह रहा उसमें हूँ ये कि कि जब इनकी जो देखिए, मैं कह मुसलमान रहा हूँ कि लोग जब हैं। इंडिया इंडिया अगर सेक्युलर स्टेट है हम्म। तो रिलीजन के बेस पे आप ये क्यों कह रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि इन मुल्कों से लोग आए हैं, ये लोग आए हैं, इनको हम जगह देंगे, उसमें एक एक फिरके को आपने बाद छोड़ दिया। फिर नहीं उसको किया सर। उसको छोड़िए, मुसलमान तीन कैन तीन स्टिल देशों को गेट आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप। सिटीजनशिप। 3 देशों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हाँ जी। पाकिस्तान तो, बांग्लादेश तो इंडिया में से निकले। हाँ जी। अफगानिस्तान का तो कोई देना देना ही है इस बात के साथ। नहीं, अफगानिस्तान अफगानिस्तान में के बॉर्डर भी नहीं लगता सिख हमारे साथ। सिख हमारे भाई जो हैं वो अब तक रहे हैं, अब तक आते हैं। अभी 700 लोगों के खिलाफ क्या कहते हैं, ज्यादतियां हुई और भारत सरकार ने उनको सिटीजनशिप दी है। तो सिख तो हमारे भाई अब भी फंसे हुए हैं, हम्म। समझ रहे हैं आप? और ये तो किसी भी देश का फर्ज है कि जो इंसान स्ट्रगल कर रहा है उसकी उसकी मदद करें। जो रिलीजियस परसिक्यूशन है यहाँ पे, केवल उसकी बात हो रही है सर। कि पहली बात तो ये है कि ये जो लॉ है ये कहता नहीं है कि मुसलमानों को रिफ्यूज नहीं मिलेगी, उनको मिलेगी। लॉ ये में इस जब लॉ में लिखा कहीं हुआ भी है, ऐसा नहीं लिखा है सर। कम्युनिटी आइडेंटिफाई की हुई है, कम्युनिटी को बाहर छोड़ा हुआ है, इसीलिए लोग सड़कों पे आएगा। आप सोचते हैं कि लोगों को पता सर नहीं है? पता है। रिलीजियस परसिक्यूशन तो उन 3 देशों में मुसलमानों को हुआ ही नहीं ना, तो उनको रखने का फायदा क्या है? मैं आपको बता चुका हूँ एमओ के साथ क्या हो रहा है वहां पे, शिया मुसलमानों के साथ क्या हो सर, रहा है, अहमदिया इज अ मुहाजिरों के साथ नेशनल क्या हो रहा थ्रेट, है। सिक्योरिटी थ्रेट टू द वो भी कंट्री। मुस्लिम है। और बांग्लादेश में तो ऐसे ऐसे मुसलमानों को मारा गया है जो कहते हैं हमने तो सर वो उनका इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं इंटरनल करना। मैटर है। उनको उनके रिलीजन के आधार पे नहीं, उनको पॉलिटिक्स के आधार पे मारा गया। रिलीजन के आधार पे नहीं मारा गया। अब आप कहो नाजी हैं, जर्मनी आज की डेट में नाजियों को वापस नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो सिक्योरिटी थ्रेट है, चाहे वो 70 साल पहले हुआ, 80 साल पहले हुआ। कोई देश, कनाडा में भी कोई बंदा कहे कि भाई मैं नाजी हूं, तो उसको नहीं लेगा। तो आप इंडिया को, गवर्नमेंट को ऐसे कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? क्या उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपना सिक्योरिटी नेशनल थ्रेट देख सके? सिक्योरिटी आप जरूर देखें, लेकिन सिक्योरिटी अगर आपने फिरका परस्ती के चश्मे से देखनी है तब प्रॉब्लम खड़ी होगी। चश्मे की प्रॉब्लम है, चश्मे में फिरका परस्ती है, नजरिए में फिरका परस्ती है, समस्या वहां है। आपने मान लिया कि एक फिरका है, यही टेररिज्म करता है।
अगर ये है कि तुम्हारी सिक्योरिटी के कंसर्न्स खड़े होंगे। आप ये बिलीव कैसे कर सकते हैं कि सारे के सारे जो समुदाय के लोग हैं वो आके वहाँ पे हिंसा करेंगे? तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं उस बिल में। नहीं, जब आप खुद बताइए ना, अभी आप तो खुद ही आप सवाल कर रहे हैं, खुद ही आप मुझसे जवाब माँग रहे हैं। आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, आपने कहा कि सिक्योरिटी का कंसर्न है। हाँ सिक्योरिटी जी। के हिसाब से भी कह रहा हूँ ना, अगर आप ये मान के चलते हैं कि जो मुस्लिम्स आ रहे हैं, उनकी वजह से टेररिज्म आ रहा है, तो इसकी ये सोच ही बड़ी खतरनाक है ये वाली कि एक फिरके को आपने नहीं टेररिज्म सर, के वो साथ तो जोड़ मैंने दिया। नहीं कहा, पर देखिए ओवरवेलमिंगली इंडिया पे अटैक हुए हैं। आप मानते हैं नहीं मानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की वॉर पिछले 70 सालों से 4-5 बार लड़ चुके हैं, और अब भी रोज आए दिन गोलाबारी होती है। तो आप उस चीज को कैसे डिनाई कर सकते हैं? कोई डिनाई नहीं कर सकता उस बात को, लेकिन उस मसलों का हल तो अलग तरीके से होगा ना। इस तरह थोड़ी ना कि आप रेफ्यूजीज पे अपना गुस्सा निकालेंगे। अगर कोई उत्पीड़ित होके आपके पास एक इंसान आता है, ठीक है ना? अब यहाँ पे भी कनाडा में आसिया बीबी जो क्रिश्चियन समुदाय की औरत जिसके साथ हाँ जी। ज्यादती हो गई थी, वो हाँ आई, जी। उसको कनाडा ने एक्सेप्ट किया। हमने भी कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। हाँ जी। लेकिन कहने का मतलब कि अगर ज्यादती अगर इंडिया में भी होती, कहीं और भी होती, तो उस पे आप खामोश रहें, तो वो तो बात नहीं ना बनती। लगातारता जो है ना, कंसिस्टेंसी, उसमें कमी है। नहीं, कंसिस्टेंसी है कि रिफ्यूजी तो मुसलमान अब भी आ सकते हैं। अब भी उन देशों में इस लॉ में कहीं नहीं लिखा है कि इन लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। बस ये लिखा है इस लॉ में कि 2014 से पहले जो रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, और हम्म। माइनॉरिटी ऑब्वियसली उन देशों में नॉन मुस्लिम्स हैं, तो वो तो आई थिंक इट्स टू लिटिल कंपैशन व्हिच केम टू लेट। देखिए, आप उसके साथ जितना मर्जी एग्री करें, वो आपका सोचने का ढंग है। हम्म। मैंने अपना जो डिसएग्रीमेंट था आपको बयान कर दिया। नहीं, डिसएग्रीमेंट आपका है, पर चलो इस बात पे मैं आता हूँ कि ये आप ये तो मानेंगे कि यू नो इंडिया की सरकार ने केवल मुसलमानों को नहीं छोड़ा, उन्होंने हिंदू तमिलियंस को भी छोड़ा। और हम्म। आई थिंक वो एक उनका नॉन बायस दिखाता है, क्योंकि तमिल आजकल श्रीलंका में कोई खतरा नहीं है, वहां पे सिविल वॉर नहीं चल रही है। सिविल और वॉर नहीं चल रही, लेकिन परसिक्यूशन हो रही तमिल कम्युनिटी की। नहीं, अब तो सब नहीं, वो पीसफुल चल रहा है। आप कह रहे हैं ना। हम्म। अभी तो राइट विंग बुद्धिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा सरगर्म हुए हैं। और कहाँ पे, श्रीलंका में? बहुत बड़ी हम्म। विडंबना ये है कि मोदी जी के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, अच्छा। जबकि वहाँ पे तमिल कम्युनिटी परसिक्यूट हो रही है। अगर वो वॉर का टाइम खत्म हो गया, वो अलग बात है। हम्म। लेकिन अगर आप ये सोचें कि तमिल वहाँ पे हिंदू हैं, उनको बहुत इज़्ज़त-मान मिल रहा है वहाँ पे, या हम्म। बहुत बराबरी मिल रही है, तो ये अपने आप को गलतफ़हमी में रखेंगे हम लोग। ओके, ओके। क्योंकि जहां तक रिफ्यूजी लॉ है, क्योंकि मैं भी इमिग्रेशन लॉ मैंने भी पढ़ा है यहाँ पे थोड़ा बहुत कनाडा में, तो वो यही सिखाता है कि अगर रिफ्यूजी दूसरी कंट्री में या अपनी कंट्री में सेफ है, या वहाँ पे हालात अब ठीक हो गए हैं, तो उनको रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मिलता। नहीं, पर वो यही है ना कि आप जो डिसाइड कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर हैं, वो तो अपने चश्मे से देख रहे हैं ना कि हाँ, भी उसमें हालात ठीक है, नहीं है। हम्म। सरकार को पूछेंगे, सरकार तो यही कहेगी हालात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। हम्म। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है? यहाँ पे तमिल कम्युनिटी रहती है वैंकूवर में भी, वो अपने हम्म। प्रोटेस्ट भी करते हैं। जो हम्म। श्रीलंका ने ज़्यादती की उसको लेकर वो आते हैं सड़कों पे। हम्म। हमारी उनसे बातचीत होती रही है। इतने लोग शिप्स पे चढ़ के यहाँ वैंकूवर तक आए हैं। हम्म। तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे सब कुछ ठीक-ठाक है। अगर अब वहाँ तमिल जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो था एलटीटी, वो अगर नहीं मतलब उस तरीके से जिसे कहते हैं कि सरगर्मी में नहीं है, हम्म। और यहाँ उस तरह की लड़ाई नहीं चल रही, उसका मतलब ये तो नहीं ना कि सब कुछ वहाँ पे ठीक-ठाक है। अभी पीछे जो आपने देखा होगा कि जो यही बुद्धिस्ट एक्सट्रीमिस्ट हैं, अब उन्होंने पीछे मुस्लिम्स को भी परसिक्यूट करना शुरू किया है। हम्म। तो लगातार वहाँ पे ज्यादतियाँ हो रही हैं। बेसिकली अगर किसी भी मज़हब के नाम पे सरकार चलती है, और हम्म। वो कहती है कि जो हमारे हमारे मुल्क को, हमारे समाज को एक ही रंग में हम रंग देंगे, हम्म। और बाकी जो अल्पसंख्यक है उनको आप कहें कि आप भाड़ में जाएँ, हम्म। तो दिक्कत तो पैदा होगी ही होगी ना। वो हम्म। चाहे जिस मर्ज़ी मुल्क में हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो। हम्म। चलो ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे पाकिस्तान में तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि वो तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। उन्होंने तो हुँ। 1947 में ही अपने देश को एक रंग में रंग दिया था। और बांग्लादेश भी उसी पे ही है। हमें पता है कि कैसे 1971 में कम से कम 10-15 लाख हिंदुओं को कैसे मारा उन्होंने, और उसकी वजह से ये सारी चीजें आई। तो जो अब ये बिल इंडिया के खिलाफ आया है, पर जो ये कंट्रीज हैं, इनकी तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हिस्ट्री रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये केवल इंडिया के सीए के खिलाफ ही चलेगा, या आप और कंट्रीज को भी इसमें शामिल करेंगे? पहली बात ये है कि जो कनाडा में ज़्यादतियाँ होती हैं, मूलवासियों के साथ होती आई हैं, या अब भी जो हम्म। नस्लवाद हो रहा है, उस हम्म। पे हम लोग खामोश नहीं बैठे।
हैं, हम्म, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। हम्म, हम लोगों ने उसके बारे में भी आवाज उठाई है वक्त-वक्त पे। हम्म, अभी भी आप देख लीजिए कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है, तब से हम्म, रेसिज़्म बढ़ा है, लेकिन उससे पहले भी रेसिज़्म यहाँ पे था। सिस्टेमिक रेसिज़्म की बात यहाँ चल रही है। लेकिन ये है कि कनाडा में जब ये कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के लीडर हैं या हमने हिस्ट्री में जो ज़्यादतियाँ हैं उसको रिकॉग्नाइज़ किया है, हम्म, तो यहाँ के जो लोग हैं, जो कनाडा सरकार को समझते हैं कि अगर आप लीडरशिप दिखा रहे हैं, तो जब भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई मसला उठेगा, तो वो चाहेंगे वहाँ पे लीडरशिप दिखाएँ। अब पाकिस्तान से मैंने आसिया बीबी का आपको एग्ज़ाम्पल दिया। हम्म, आसिया बीबी यहाँ पे आई, हम्म, कनाडा ने उसको एक्सेप्ट किया। काबुल में हमला हुआ, कनाडा के जो देसी पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने हमला बहुत वहाँ पे हल्ला मचाया। हम्म, तो ज़ाहिर-सी बात है जब इस तरह वो बाहर के मैटर्स में जब अपनी ज़रूरत के मुताबिक बोलते हैं, चाहे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में या अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे क्योंकि क्या जो कनाडा में मनमीत सिंह भुल्लर हमारे यहाँ पे मंत्री रहे हैं अल्बर्टा से, जिनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने ही शुरू की थी ये कैंपेन कि सिख्स को वहाँ से अफ़गानिस्तान से लाया जाए। अभी भी वो कैंपेन चल रही है, उनके पिताजी चला रहे हैं। तो मेरा मतलब कहने का कि यहाँ पे लोग फिर स्वाभाविक मतलब नेचुरली पूछेंगे कि अगर आप अफ़गानिस्तान में नज़र रखते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान में नज़र रखते हैं, तो आप इंडिया में भी नज़र रखें। हम्म, अगर इंडिया में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो यहाँ बैठे हुए लोग जो फ़िक्रमंद हैं, जो इस देश के बेटे हैं, वहाँ की सरज़मीन पे पले-बड़े यहाँ पे आए, वो तो कहेंगे ही ना कि सरकार इसके इसके बारे में भी ध्यान दे। नहीं, नहीं, इतनी सी बात है बस। नहीं, नहीं, आपकी मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के कि आपने एटलीस्ट अग्री किया कि रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है इन देशों में और तुमने उनकी मदद करी, फास्ट ट्रैक करी। तो अ, अब बस ये एक पॉइंट रहता है कि आप अग्री करते हैं कि मुसलमानों का परसिक्यूशन हो रहा है उन देशों में, और इंडियन गवर्नमेंट और काफी हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, उनका पॉलिटिक्स की वजह से उनका परसिक्यूशन हो रहा है, रिलीजियस की वजह से नहीं हो रहा है। और मुझे ये भी आपकी बात अच्छी लगी कि आप दुनिया भर के जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं उस पर आप काम करते हैं। पर एक चीज देखने में मिली है कि जो कनाडा है वो चाइना के मामले में काफी नर्म पड़ जाता है। कैनेडियन पॉलिटिक्स, मैं जब भी किसी कैनेडियन से बात करता हूँ मतलब उनके उनके रंग ही उड़ जाते हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया। और आई थिंक चाइना का कंपैरिजन, चाइना के सामने पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान तो ये तो बौने साबित होते हैं। अगर ह्यूमन राइट वायलेशंस की बात करें, हमारे दो कैनेडियन भाई पिछले ऑलमोस्ट 1000 दिन से वहां की जेलों में सड़ रहे हैं बिना किसी जुर्म के, बिना किसी ट्रायल के। उनको चाइना ने एज अ रैंसम पकड़ लिया है। तो अब भी हांगकांग में जो उन्होंने किया, डेमोक्रेसी का कत्ल किया। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, फ्री स्पीच है हम आपस में, चाइना में तो हमें जेल में डाल देते अगर हम ये सब कर रहे होते चाइना के खिलाफ। तो कनाडा में उसके प्रति बहुत ही ज्यादा एक नरमी, एक डर, वो आपको क्या लगता है कि हम जो कैनेडियन पॉलिटिशियन है, यहाँ पर जो लोग हैं, इतना चाइना से क्यों घबराते बिल्कुल आपकी बात में कुछ हद तक शायद सच्चाई हो, पर पूरी तरह बात आपकी दुरुस्त नहीं है। उसका मैं कारण बता रहा हूँ आपको कि जो हैं? लोग हांगकांग के साथ दर्द रखते हैं हम्म, या हांगकांग में जो ज़्यादतियाँ हुई या इवन उइगर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो हुआ, क्योंकि मुझे लोगों से बात करने का मौका मिला है, मैंने इंटरव्यू किया लोगों के साथ, हम्म, चाहे जिन्होंने हांगकांग में ज़्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है या हम्म, उइगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से मैं मिला हूँ। हम्म, उनका गिला ये है जो आपसे बिल्कुल अलग बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको। वो हम्म, ये कहते हैं कि कनाडा सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। हम्म, हालात तो ये बने हुए हैं कि आप ये मत देखिए, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, हम्म, न्यू वेस्टमिंस्टर को सिटी काउंसिल को ये रेज़ोल्यूशन या मोशन लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इससे पहले वैंकूवर में जीन स्वॉनसन भी मोशन लेकर आई थी, लेकिन उसको कोई सपोर्ट नहीं मिली। आप किस मोशन की बात कर रहे हैं? सीए के खिलाफ जो मोशन आया अच्छा, था, अच्छा, अच्छा। हम्म, वो जीन स्वॉनसन भी लेकर आई थी वैंकूवर से, बट उसको सपोर्ट नहीं मिली, उसको विथड्रॉ करना पड़ा। हम्म, बैकलैश इतना हुआ, इतना पुशबैक था। हम्म, तो ये मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूँ कि जब फेडरल सरकार से लोग इतने निराश हो चुके हैं कि हम्म, वो ये कह रहे हैं कि ये तो सरकार किसी काम की नहीं है, हमारा हमारा तो जो पक्ष है सुन ही नहीं रही या हम्म, इंटरवीन भी नहीं कर रही। हम्म, जस्टिन ट्रूडो रादर इज प्लेइंग मिडल ऑफ द रोड। हम्म, उन्होंने तो इंडिया छोड़ो, चाइना में भी पोजीशन नहीं ली इस तरह की जिससे लोग कहें कि बहुत कमाल हो गई है। जो हम्म, हांगकांग के मुद्दे को लेके जो लोग चाइनीज कॉन्सुलेट के बाहर गए, उन्होंने एक ये भी कैंपेन चलाई है कि हमें ये अधिकार दीजिए जो इंडिया में लोगों को मिला हुआ है नोटा का, कि जब वोट डालनी हो अगली बार, तो हम्म, बैलेट पेपर में हमारे पास प्रोविजन हो, नन ऑफ द अबव, ताकि हम्म, हम सबको रिजेक्ट करके मैसेज भेज सकें कि हम आपसे बहुत ज्यादा खफा हैं, हम्म, कि हमारी अब बिल्कुल हमारी सुन नहीं रहे, हम्म, हमारी अनसुनी कर दी गई। हम्म, सो मैं आपके पास उनके रादर मैं हैरान हुआ हूँ कि भी इस बात का मैं क्या मतलब निकालूं, जब ये लोग कह रहे हैं कि चाइना के मामले में या इंडिया के मामले में ह्यूमन राइट्स जो एक्टिविस्ट हैं,
उनके अगर एंगल से बात की जाए, उनके स्टैंड पॉइंट से, तो ये सरकार किसी काम की नहीं है। इस सरकार ने तो स्टैंड लिया ही नहीं। इसीलिए न्यू वेस्टमिंस्टर जैसी काउंसिल को एक रेजोल्यूशन लाना पड़ा और उस मोशन में मांग की जा रही है कि फेडरल सरकार कुछ बोले। जबकि जस्टिन ट्रूडो के जो बाप थे, पीए ट्रूडो, उन्होंने क्यूबा के मामले में अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के देखा। जस्टिन ट्रूडो तो मतलब बिल्कुल एक नरम किस्म के लीडर हैं। ना वो चाइना के बारे में कुछ कर रहे हैं, ना वो इंडिया के बारे में कुछ कर रहे हैं। और इस रादर मतलब ये बात नहीं कि उनसे ये डरते हैं। वो एक खास किस्म के लोग हैं जो राइट विंग एंगल से सोचते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये बहुत नरम है। लेकिन जो एक्टिविस्ट हैं, जो हांगकांग की स्थिति को लेके परेशान है या उइगर मुस्लिम्स को लेके, उनका तो कहना है कि कनाडा सरकार कर ही कुछ नहीं रही। यस, नहीं, मैं उससे कंप्लीटली अग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि कनाडा की जो पॉलिटिक्स है वो कई बार समझ से परे आती है कि इतना बड़ा देश है और काफी इन्फ्लुएंस है। आई थिंक कनाडा की सॉफ्ट पावर काफी बड़ी है और कनाडा में जो कुछ भी होता है तो लोग उसको देखते हैं और आई थिंक तभी लोग काफी आहत थे। अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा, आप चाहें तो उसका जवाब दे सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। उसमें जब आपने मार्च में ये सब मोशन हुआ उस वक्त तो काफी हंगामा हुआ था न्यू वेस्ट में, सिटी ऑफ न्यू वेस्ट में। तो वो हंगामा काफी आई थिंक अनकंफर्टेबल हो गया था दोनों साइड्स के लिए। तो उससे आपको क्या लगता है कि हमारे जो इंडियन भाईचारा है उससे कुछ फर्क पड़ा है क्या? दो फिरके बने हैं या फिर एक नॉर्मल डिबेट थी और ओवर हो गई? देखिए, ऐसा कि इसमें हमें हैरान नहीं होना चाहिए कि जैसे इंडिया में भी डिबेट चल रही है सीए को लेके या कई मुद्दों को लेके। तो सोसाइटी में डिबेट होना एक हेल्थी चीज है, वो तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन डिबेट को दबाना या एक पक्ष को ज्यादा मतलब हल्लाशेरी देना, दूसरे की आवाज बंद कर देना, वो दिक्कत होती है। डिबेट से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जो न्यू वेस्ट में जो हुआ था उसमें मैं इतना ही कहूंगा कि दोनों ग्रुप वहां पे आए थे, टेंशन वाला माहौल था और टेंशन हुई भी वहां पे। लेकिन मेरे साथ जो वहां पे हुआ, जो मुझे एक सीधे तौर पे गद्दार कहा गया, और यहाँ पर जिस स्टेशन के लिए मैं काम करता हूँ उनको ये बताने की कोशिश की कि गद्दार बिठा रखा है आपने अपने स्टेशन पे, तो उससे कुड़तन एक पैदा हुई। लेकिन सिर्फ वो बात सिर्फ थी जो शब्दों तक ही रही। ओके। लेकिन कुल मिला के आखिर में हर एक को मौका दिया गया यूएस मिशन की तरफ से। दोनों पक्ष के लोगों ने अपना अपना केस वहां पे रखा। आखिर में जाके 5-1 के फर्क के साथ वो जो है रेजोल्यूशन पास हो गया। मेजॉरिटी मतलब यूनानिमसली पास नहीं हुआ, मेजॉरिटी के साथ हुआ 5-1। उसमें 5-1 में भी एक जो सिटी काउंसिल जो इंडियन ओरिजिन की है, चीनू दास, ही रिमेन्ड एब्सेंट। ठीक है, तो सिर्फ 5-1 के फर्क से वो फिर तो पास 5-0 होना चाहिए था अगर शी रिमेन्ड एब्सेंट। नहीं, दो थे ना, मतलब जो 5 थे इसके हक में थे। अच्छा अच्छा अच्छा। 2 थे, उसमें से एक गैर हाजिर थी, एक वहां पे था जिसने उसका विरोध किया। तो ऐसे हुआ। तो इस तरह से मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, डिबेट में हमें कोई इतराज नहीं है। डिबेट तो चलती रहनी चाहिए। हमारे तो अपने संस्कारों में है, समुद्र मंथन की बात चलती है। उस मंथन की कहानी तो यही है ना कि दोनों तरफ से संवाद हुआ, तो जो संवाद होगा उसमें से कोई बेहतर चीज निकलेगी, उसे कोई डिनाई नहीं कर रहा। इसी तरह से हमारी कम्युनिटी जो है शुरू से लेकर अभी तक डिवाइडेड रही है, या ये कह लीजिए उसमें भी डाइवर्स व्यूज रहे हैं लोगों के। कोई कैसे सोचता है, वो कैसे सोचता है। इवन जैसे जिसकी मैं कामा काटामारू की आपको बात कर रहा था, जब कामा काटामारू जहां से यहाँ पे आया, तो यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने लड़ाई लड़ी नस्लवाद के खिलाफ। एक वो लोग भी थे जो सरकार के साथ खड़े थे। तो वो कहानी तो आज भी है। तो एक जो डिवीजन उस किस्म की या डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज, उसमें कोई हैरानी वाली बात तो नहीं है। आई होप मैं आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। गुरप्रीत जी, आप कनाडा में कितने सालों से रह रहे हैं? मैं 2001 में यहाँ पे आया। तो 20 साल हो गए हैं आपको। तो आपको लगता है कि जो ये रेसिज्म के प्रति जो पॉइंट ऑफ व्यू है कैनेडियन लोगों का, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, और 2001 से 2020 में आप देखते हैं कुछ डिफरेंस आया है? और उस वक्त कैसा माहौल था? क्योंकि आप तो जब आए थे तब 9/11 नया नया हुआ होगा। 9/11 उसी साल हुआ था। मैं 2001 मार्च में आया था और 9/11 सितंबर में हुआ है। तो मैं ये कहूंगा कि बेसिकली तो पहली बात ये कि जो कनाडा की जो हिस्ट्री तो हॉस्टाइल रही है इंडिजिनस लोगों के मामले में, लेकिन अभी भी हालात जो हैं वो साजगार नहीं है। हालांकि काफी कुछ अच्छा भी हुआ है। अच्छा इन द सेंस कि जैसे जो उनके साथ ज्यादतियां हुई 100 साल पहले, उसके लिए माफी मांगी गई या रिकॉन्सिलेशन की बात चली है। लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि अगर वो सारा कुछ सिंबॉलिक हो, सिर्फ दिखावे के तौर पे, तब वो बात नहीं बनती है। जैसे यहाँ पे एक रिवायत है
जब कोई फंक्शन होता है तो कहा जाता है कि हम उनकी धरती पे खड़े हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अपने आप में बहुत अच्छी बात है। हुँ, हुँ। लेकिन एट द सेम टाइम हम सुनते हैं कि पुलिस के हाथों इंडिजिनस लोग ज़्यादा मर रहे हैं। हुँ, हुँ। आज भी सीबीसी की रिपोर्ट थी कि जो पुलिस के हाथों इस साल जो 30 मौतें हुई हैं, हुँ, शुरू से हुँ। लेकर अभी तक, उसमें इंडिजिनस लोग जो हैं या सयान नस्ल के लोग जो हैं, वो हुँ, हुँ। डिस्प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को। हुँ, हुँ। तो इसका मतलब ज़्यादतियाँ चल रही हैं, जिसके खिलाफ लगातार काम करने की ज़रूरत पर आपको लगता है। है इम्प्रूवमेंट हुई है और कितनी हुई है? देखिए, जो भी है कि मतलब कहने का इतनी बात हम कह सकते हैं कि ओपनली कोई यहाँ पे कुछ कह नहीं सकता इंडिजिनस लोगों के खिलाफ। अगर बोलेगा तो उसकी जवाब तलबी होगी। जैसे पिछले प्रधानमंत्री स्टीवन हार्पर ने रेसिडेंशियल स्कूल्स के लिए माफ़ी माँगी थी। हुँ, हुँ। लेकिन उन्हीं की पार्टी की तरफ से जो सेनेटर लगाई गई, लिन ब्याक, तो पीछे कहा कि उस सिस्टम की कुछ अच्छाइयाँ भी थी, उसको लेके इतना उसका ऑपोज़िशन हुआ। लेकिन उस वक़्त कर नहीं कुछ सकते, कि वो सेनेट में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं कि उसको निकाल दिया जाए। हुँ, हुँ। तो इस तरह से दिक्कतें तो हैं वो वाली। लेकिन सुधार भी हुए हैं, लेकिन लड़ाई जारी है। अगर अगर हम सिस्टेमिक वायलेंस की बात करें, जो आज सिस्टेमिक रेज़िज्म की बात चल रही है, हुँ, तब हुँ। बहुत कुछ करने वाला है, हुँ, हुँ। जहाँ पे अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। हुँ, तो हुँ। कनाडा बेशक कह दे कि हम ह्यूमन राइट्स लीडर हैं दुनिया भर में, लेकिन उनके ऊपर ये जो काला दाग है लगा रहेगा। हुँ, हुँ। ये इस तरह से इतनी आसानी से साफ होने वाला नहीं है। हुँ, और हुँ। अगर अभी जो हिंसा चल रही है उसको रोकथाम के लिए नहीं कदम उठाए गए, तो आने वाली नस्लें सवाल करेंगी। हुँ, हुँ। आजकल ये भी चीज़ें देखने में आ रही हैं कि जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं, जो यंग लोग हैं स्पेशली अमेरिका में, कनाडा में, वो पुरानी जो स्लेव ओनर्स थे, उनकी मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं। हुँ, अगर किसी की कोई बिल्डिंग उसके नाम पे बनाई गई है, उसका नाम चेंज कर रहे हैं, सिटीज़ का नाम चेंज कर रहे हैं। सो काफ़ी जो लोग हैं जो यहाँ पर कंज़र्वेटिव हैं, उनको उससे प्रॉब्लम होती है कि भई उन्होंने बेशक गलत किया बट व्हाई आर यू चेंजिंग द हिस्ट्री? तो आपका उस बारे में क्या स्टैंड है? कि ये जो लोग कर रहे हैं चीज़ मूर्तियाँ तोड़ना स्लेव ओनर्स की, जो लोग रेसिस्ट थे, जो नाम बदल रहे हैं सिटीज़ के, बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं वो सब, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उनके अंदर एक गुस्सा बहुत देर से दबा हुआ था वो वाला, हुँ, और हुँ। कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। कोई मौका ही आता, जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद वो एकदम से दोबारा उसने ज़ोर पकड़ लिया। हुँ, हुँ। क्योंकि जो व्हाइट प्रिविलेज है उसको चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। समस्या की जड़ वहाँ पे है, हुँ, हुँ। कि अगर कोई ये सोचे कि मैं गोरा हूँ और मेरी जो रेस है, ये बहुत महान है, या ये ज़्यादा मतलब ताकतवर है, या इसमें ज़्यादा सूझबूझ है, बाकी रेसेस को आप कुछ नहीं समझते। तो वो जो सोच है वो बदलने की ज़रूरत है। उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा इतने वक़्त से दबा हुआ है, तो वो निकल रहा है बाहर। वो उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया, ठीक है ना? लेकिन कहने का मतलब कि ये तो सरकारों को खुद चाहिए था, कि आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री को अगर आप करेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो आपको फिर पूरे उस गहराई में जाके सारा कुछ खुद ही चेंज करना चाहिए था, ताकि ये हालात यहाँ तक ना पहुँचते। अब न्यू वेस्ट में एक मिसाल देना चाहूँगा दीपक कुमार की। वहाँ पे उन्होंने अलग एग्ज़ाम्पल कायम किया। हुँ, हुँ। वहाँ पे क्या क्या हुआ कि वहाँ पे लोगों को ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। न्यू वेस्टमिंस्टर में मैथ्यू बेगबी विवादग्रस्त जज था, जिसने 6 जो इंडिजिनस चीफ्स को मौत की सज़ाएँ सुनाई, जो अपनी रेजिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे थे। हुँ, हुँ। बस्तीबाजियों के वक़्त की बात है। उन्होंने क्या किया कि मोशन लेकर आए कि इसको हिस्ट्री को सुधारा जाए। तो मैथ्यू बेगबी का वहाँ से जो है स्टैच्यू लगा हुआ था यूएस में, उसको हटाया गया। लेकिन हटा हटा के उनको तोड़ा नहीं गया। उन्होंने उसको शिफ्ट किया है खास म्यूज़ियम में, कि अगर किसी ने रिसर्च करनी जाके वहाँ देख ले, कि हुँ, वो हुँ। उसका स्टैच्यू है। हुँ, हुँ। और बताया जाए कि स्टैच्यू किस टाइम लगा था और कब हटाया गया, ताकि हिस्ट्री को कॉन्टेक्स्ट में रख के लोग समझ सकें। हुँ, तो उसके लिए सरकारें खुद ही बहुत तरीके अख्तियार कर सकती हैं। मतलब आप अगर उस मसले को लटकाते रहेंगे, लोगों पे छोड़ देंगे, तो फिर ऐसे दिन हमें दिखने पड़ेंगे। बेहतर ये है कि सरकारें खुद इस बात को समझ लें, लोगों की नब्ज़ पहचान लें, हुँ, हुँ। तब कुछ न कुछ होगा। ये इसी चकपक मार ने बाद में मेवा सिंह, जो हमारी कम्युनिटी के इतने बड़े शहीद, जो जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया, हुँ, हुँ। रेज़िज्म के खिलाफ भी लड़े, हुँ, और हुँ। वो पहले शहीद थे, पहले हिंदुस्तानी या पहले हुँ, हुँ। साउथ एशियन शहीद यहाँ पे हुँ, यूएस में उनको फांसी दी गई। उनके नाम पे प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है 11 हुँ। जनवरी। तो ये मतलब इस तरह से हमारे पास अगर कुछ रिस्पॉन्सिबल लीडर्स होंगे, हुँ, तब हुँ। मसला कहीं हल होगा। नहीं तो फिर अगर अगर हम लटकाते रहेंगे, हुँ, या हुँ। जैसे कहते हैं ना, आग पे तेल डालते रहेंगे, तो ये हालात ऐसे ही बनेंगे। तो वही प्रेसिडेंटेड अब देखा जा रहा है कि हमारे भारत देश में भी हो रहा है, क्योंकि मुगलों ने, अरबों ने हमारे देश पे काफ़ी साल राज किया। औरंगज़ेब ने गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को जिंदा चिनवाया। बख्तियारपुर में नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई गई। तो अब इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई क्योंकि उसमें पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था और उसके ओवरवेलमिंग एविडेंसेस मिले हैं 100 से ज़्यादा आर्कियोलॉजिस्ट्स को। तो आप उसको भी सपोर्ट करते हैं कि ये
चीज नॉर्थ अमेरिका से इंडिया में भी लागू हो और जो जो इन्वेडर्स थे उनके भी नाम बदले जाएं और मॉन्यूमेंट्स तोड़ी जाएं? जब मैंने कहा कि यहाँ व्हाइट प्रिविलेज की हम बात कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे इंडिया में भी जो ब्राह्मणिकल प्रिविलेज है उस पर चैलेंज करना पड़ेगा। पर वो क्योंकि कहने इन्वेडर्स का की बात मतलब कर रहा हूँ ना सर मैं, तो है आप जैसे चीज जैसे को हम लोग अवॉइड कहते हैं ना कर। व्हाइट सुप्रीमेसी की बात करते हैं। यस। एक सिस्टम जो है, जो मेजॉरिटी सिस्टम है, हाँ। उसको हम लोग को एक ही दृष्टि से देखना पड़ेगा। हाँ इन जी। दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है, डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है ना? हाँ दूसरी जी। बात ये, अगर आप ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को इसलिए तोड़ा कि मुगलों ने बनाया, मुगलों ने नहीं बनाया, वहां पे हिंदू मंदिर था, राम मैं मंदिर आपको था, ब वहां पे बात कर रहा हूँ ना, आर्कियोलॉजिकल बाबरी एविडेंसेस मस्जिद मिले अगर थे आप मुगलों अगर ने। आप ये कहते हैं कि वहाँ पे हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाया गया, कुछ भी हाँ हुआ, जी। हाँ जी। तो मुझे ये बात बताइए कि जो मन्नू का जो बुत लगा राजस्थान की हाई कोर्ट के बाहर, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है? उस मन्नू की जिसने मनुस्मृति लिखी, जिसने जात-पात तैयार की, जिसकी वजह से दलित भाईचारा इतने समय से अपने अधिकारों से वंचित रहा है, उसका वहाँ पे बुत लगा है, उसको उसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए। मेरा मतलब डेफिनेटली कहने तोड़ा का जाना कहीं चाहिए, न अगर कहीं कहीं अगर न कहीं गलत तो एक बहुत बड़ा डेफिनेटली। डिस्कनेक्ट है ये वाला, हाँ। बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। तो जो प्रिविलेज की बात हम कर रहे हैं कि जो भी कम्युनिटी, नहीं नहीं सर, पर देखिए आप डेमोक्रेसी देखें। में डेमोक्रेसी की खूबसूरती क्या होती है? डेमोक्रेसी की या सेकुलरिज्म की खूबसूरती क्या होती है? हम्म। डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म की खूबसूरती ये होती है कि जो वंचित वर्ग है, उसके एंगल से बात को समझने की कोशिश की जाए। हम्म। इंडिया में जो हिंदू कम्युनिटी है वो वंचित वर्ग नहीं है। यहाँ पे जो व्हाइट्स हैं वो वंचित वर्ग नहीं है वाला। पर सर यहाँ पे इन्वेडर प्रिविलेजेस इंडिया हैं। पे तो हिंदुओं ने कभी राज ही नहीं किया पिछले 1000 सालों से। हिंदुओं ने कब राज किया इंडिया पे? आप मुझे एक बात बताइए, हाँ। अगर अगर आप ये कहते हैं हिंदुओं ने राज नहीं किया, हाँ जी। द्रोणाचार्य के नाम पे वहाँ पे स्पोर्ट्स का पुरस्कार है। हाँ जी। द्रोणाचार्य की कहानी में बहुत सारे दिखते हैं। हाँ जी। एक लवे का अंगूठा जिस तरीके से लिया गया, आदिवासी लोगों को उसको यस पता है, यस यस। लेकिन वो वहाँ पे अभी भी एस्टैब्लिश्ड है। हम्म। जात-पात जो है, जो वर्ण सिस्टम है, उसको नहीं तोड़ा गया है अभी तक। आपने बेसिक लॉ बना दी है अनटचेबिलिटी के खिलाफ, लेकिन अनटचेबिलिटी अभी भी चल रही है। नहीं, हरिजन एक्ट है, अगर आप किसी के खिलाफ करते हैं तो आप जेल जा सकते हैं। रिजर्वेशन सिस्टम है इंडिया में। आई 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 नो कि उस पे बहुत बहुत काम करना वाला है, हम अभी बहुत पीछे हैं उसमें, तो कोई मैं वही डिबेट उसी नहीं बात है। पे आ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि हम बहुत पीछे हैं, उसी बात पे आने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो मेरा मतलब कहने का ये सारी बातें जो हैं, अगर आपको अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में करनी है, तो फिर आपको इसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि वहाँ पे देखिए प्रिविलेज किसके पास है और किसकी ज़्यादा चल रही है। ये नहीं मतलब मतलब। ये जो बार-बार कहा था ना कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ, हम्म। अगर आप ध्यान से देखा जाए तो तुष्टीकरण बहुगिनती का वहाँ ज़्यादा हुआ है। बहुगिनतीवाद में कांग्रेस भी शामिल रही है और आपकी पार्टी के तो हम दोष दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनका तो सीधा-सीधा प्रोग्राम है। उन्होंने तो कहा है कि हम हिंदू राष्ट्र में हमारी आस्था है। किसने? वो तो बीजेपी या आरएसएस वाले तो कहते हैं हमारी हिंदू राष्ट्र में आस्था है, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो तो कहते हैं, दे आर बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट। हाँ। कांग्रेस को तो कभी कांग्रेस का तो प्रोग्राम था ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने भी कॉम्प्रोमाइज़ किए हम्म। मेजॉरिटी इन वोट्स लेने के लिए। तो मेरा मतलब कहने का वहाँ पे अगर आपने अमेरिका के साथ कंपेयर करना है, तो हमें इस गहराई में तब उतर के बात करनी पड़ेगी कि वहाँ प्रिविलेज किसके पास है, वंचित वर्ग कौन से हैं, क्या सच में उनकी सुनवाई हुई भी है, नहीं हुई, हम सिर्फ ख्याली पुलाव के हिसाब से बातें कर रहे हैं। ये हम्म। बात सोचने वाली। हाँ, तो मतलब आप अग्री करते हैं कि भाई हमें हिस्ट्री देखनी चाहिए, और जो बंदा इन्वेडर था, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो, अगर किसी ने किसी के साथ जस्टिस किया है तो हमें उसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। आप इससे अग्री करते हैं कि इट्स ओके टू चेंज द नेम्स किसी ऑफ। किसी किस्म का भी टैलेंट हो, जरूरी नहीं कि एक ही हम समुदाय के टैलेंट्स की बात करें। हाँ डेफिनेटली। टैलेंट्स तो सभी कम्युनिटीज में आए हैं, जो भी देखिए सर, टैलेंट्स हैं उनकी यहाँ मिसाल पर देते हैं। नॉर्थ अमेरिका में वाइट लोग आए, हमारे यहाँ पहले मुसलमान आए, इन्वेडर्स आए, मुगल्स आए, आर्य वहाँ पे अब उसके आर्य कितने बाद ले वो आए वहाँ पे? ब्रिटिश आए। आर्य भी तो आए वहाँ पे, आर्यन भी तो आए। ये तो सर, ये तो कंप्लीटली एक मिथ है। इट्स वो कंप्लीटली आपके लिए मत डिस्ट्रॉयड। होगा, हमारे लिए तो नहीं। हमने तो जो पढ़ा है, जो देखा है, आर्यन कैसे, बाहर से क्या आके पढ़ा है आपने, द्राविड़ क्या द्राविड़ एविडेंसेस देखे हैं आपने? लोगों को वहाँ पे जगह दबाया गया। आर्यन थ्योरी के बारे में मुझे जरा बताइए जरा। आर्यन थ्योरी यही कि सेंट्रल एशिया से आर्यन कम्युनिटी वहाँ पे आई, उन्होंने आके ये सारा वर्ण सिस्टम, क्या ये सारा उसके इंट्रोड्यूस किया। वर्ण सिस्टम, कोई एविडेंस, कोई किताब, कोई आर्कियोलॉजिकल किताबें अब सर्वे, कोई मेरे पास कोई सिविलाइजेशन? इंडेक्स तो पढ़ा नहीं, लेकिन आप खुद जाके पढ़ लीजिए। लेकिन एक बात पक्की है कि आर्यन थ्योरी को अभी की जो सरकार है वो रिजेक्ट करती है। वो ये कहती है कि आर्यन इंडिजिनस लोग थे, लेकिन आर्यन बाहर से आए थे, सेंट्रल एशिया से। ये बात प्रमाणित हो चुकी है, अनेकों पुस्तकों के हवाले से बात। प्रोपोगेंडा था, ये तो जर्मनी नाजी का प्रोपोगेंडा था। उनको दे जस्ट नीडेड अ स्टोरी, हिटलर, और उसने आर्यन थ्योरी क्रिएट कर दी। तो उसका मतलब वो थोड़ी है। हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन देखें आप, मोहनजोदारो देखें, हड़प्पन और मोहनजोदारो से 8 गुना बड़ी हरियाणा में आज से 10,000 साल पुरानी आपको सिविलाइजेशन मिलेगी, और उसका डीएनए टेस्ट हुआ है, उसकी पूरी कंटिन्यूटी हुई है, विच कंप्लीटली डिबंक्स द आर्यन नहीं, बट इंडिविजन थ्योरी। जो अयोध्या के बारे में आपने जो अभी स्टेटमेंट दी हैं, उसमें भी ये बात साबित हो चुकी है कि पहली बात तो कोई इस बात का प्रमाण नहीं है कि वाकई वहां मंदिर था या उसको तोड़ा गया। अगर तोड़ा भी सर गया तो बहुत कहाँ पर तोड़ा ओवरवेलमिंगली गया। एविडेंस है। तो इस तरह के बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल
इनफैक्ट जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो मुस्लिम्स लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जानने के लिए ताकि वो फेयर रहे। उसमें तो ओवरवेलमिंग एविडेंसेस है, उसको आप डिनाई नहीं करते। तो आपका मतलब कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर काले अगर रेसिज्म के खिलाफ खड़े हो, अपने इन्वेडर्स के खिलाफ खड़े हो तो ठीक है, पर इंडिया में अगर आप खड़े हो तो फिर आपको सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। इंडिया में जो मैं आपको पहले कंपैरिजन दे चुका हूँ, मैं उस बात पे खड़ा हूँ कि प्रिविलेज किसके पास है, बात उस एंगल से हो रही है। प्रिविलेज की नहीं सर, एक वहां पे हिस्ट्री में एक ज्यादतियां इनजस्टिस हुआ है। इंडिया अब में आप ज्यादतियां दलितों के साथ हुई हैं, हम्म आदिवासियों के साथ हुई हैं हम्म और ढांचागत तरीके से हुई हैं। हम्म ठीक है, अगर आप उनका नैरेटिव सुने तो उसका नैरेटिव तो हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग है। नहीं नहीं, वो तो इवन हिंदू जो धर्म तो मास्टर की कहानी, इंक्लूसिविटी की अगर जो बात करता है, मास्टर की आपने कहा कहानी वो सुनाते वासुदेव हैं, कुटुंब, राइट? मास्टर की कहानी जो वो सुनाते हैं वो तो बिल्कुल उससे अलग है। किसकी कहानी? महिषासुर की कहानी जो सुनाते हैं जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए तो बिल्कुल उनका पर्सपेक्टिव अलग है, रावण के बारे में पर्सपेक्टिव अलग है। हम्म तो आप कितना पीछे जाएंगे? मेरा मतलब कहने का कि प्रिविलेज की बात हो रही है यहाँ पे, प्रिविलेज को तोड़ने की बात हो रही है। हम्म ये होलिस्टिकली हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे ये हो रहा तो इसका मतलब वहां पे भी जस्टिफाइड है। अच्छा, इंडिया में जस्टिफाइड नहीं है आपका मतलब है, औरंगजेब रोड को गलत नाम नहीं बदलना चाहिए। औरंगजेब को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं हम्म सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये डिस्कोर्स खड़ा किया जा रहा सारा हम्म कि क्योंकि औरंगजेब ने ऐसा किया था, या इस हम्म तरह के नारे कि खून हम्म का बदला खून से लेंगे, बाबर की औलाद से लेंगे, हम्म आप अभी के कम्युनिटी को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। हम्म अगर आपने संवाद ही करना तो संवाद कर लेते। बाबरी मस्जिद तोड़ने की बजाय अगर कोर्ट में मामला चला तो कोर्ट में चलता रहने देते। अभी तो सरकार कहती है कि कोर्ट का कानून का पालन कीजिए, तो खुद आप उसको कानून की धज्जियां उड़ा के वहां पे मॉब इकट्ठा कर लें और इतना बड़ा काम कर दें। उसको आप इन घटनाओं से कंपैरिजन कर रहे हैं जो यहाँ पे रेसिज्म के साथ। मेरा ख्याल है इसमें बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिविलेज कम्युनिटी की बात हो रही है वहां पे अगर उसका तुलनात्मक अध्ययन करना हो हम्म तो वो बेसिकली जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स लाने वाले लोग हैं उनके साथ उनका कंपैरिजन बनता है। क्योंकि आरएसएस के रोल मॉडल कौन है? हिटलर, मसोलिनी। इन लोगों को वो आइडलाइज करते, मैं तो कर नहीं रहा हूँ, उनकी आप पुस्तकें उठा के पढ़ लो। ज्यूज का जो कत्लेआम हुआ उसको जस्टिफाई किया गोलवालकर ने। उस आइडियोलॉजी के लोग आप दिल्ली के तख्त पे बैठे हैं। तो मुझे ये तो लगता मतलब नहीं है इन ऐसा चीजों कुछ में हमें हुआ है। जाना पड़ेगा, हम्म इन चीजों की गहराई में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, गहराई में जाना पड़ेगा, बट बात वही है ना कि जब हम बात करें आप हिंदू सिंपलिस्टिक करके शरणार्थी। बात कर रहे हैं ना, आप उसको बहुत सिंप्लीफाई करके बात कर रहे हैं। किसकी? जो आप दलील दे रहे हैं बहुत सिंप्लीफाई करके दे रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन बराबर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पे इन्वेडर तो देखिए इन्वेडर है। जो अब आपने कहा कोई कि यहाँ पे टीपू जो सुल्तान कॉन्फिडेंट। कहता है कि औरंगजेब कहता है भाई मुझे इतने जनेऊ चाहिए वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे इतने सरदारों के सर चाहिए तो भैया मैं नहीं करूंगा, मुझे कन्वर्जन चाहिए। और यहाँ पर जो क्रिश्चियन है वो भी बाइबल लेकर आया, उसने भी इंडिजिनस कल्चर डिस्ट्रॉय किया, उसने लोगों को गुलाम बनाया। मोहम्मद कासिम, मोहम्मद गजनवी, हजारों लाखों अपनी किताबों में उन्होंने लिखा है कि कैसे इंडिया पे इन्वेजन करने के बाद गुलामों के रेट कम हो गए, क्योंकि इतने सारे मैं गुलाम ले आया भारत से। जो और जब हम देखते हैं कि लोग उन लोगों को सेलिब्रेट करते हैं तो ऑब्वियसली जो वहाँ के जो इंडिजियस लोग हैं वो आहत तो होंगे ना। तो जो इंजस्टिस है वो अमेरिका में है, और इंजस्टिस तो काफी जगह पे हुआ है, अफ्रीका में हुआ है, इंडिया में हुआ है। अगर आपकी बात को मान भी लें ऑन द हम्म फेस वैल्यू, तो हम्म मुझे बताइए ये कोई जस्टिफिकेशन बनती है कि उसका बदला आज आप मुसलमान वादे से लेंगे? नहीं, गलत है तो। वो लिया जा रहा है ना, बार हाँ बार कहा जा रहा है कि खून का बदला खून से लेंगे, बाबर की औलाद से लेंगे। आप बताइए कि कोई जस्टिफिकेशन है इस बात की? नहीं, ऐसे तो खैर दोनों तरफ से है कि मुसलमान भी कहते हैं, ओवैसी आपने सुने होंगे, इतने सारे लोग हैं वो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो हम। इमरान खान है, इमरान खान यूनाइटेड नेशन में कहता है हमने तुम पे हजारों साल राज किया हिंदुओं पे। तो ये जो सारी बातें हैं ये तो आपको दोनों तरफ से सुप्रीमेसी देखनी पड़ेगी ना। 57 इस्लामिक देश हैं जहां पर आप सिटीजनशिप नहीं ले सकते अपने रिलीजन की वजह से। आप अगर एथिस्ट हैं, आपको सजाए मौत, होमोसेक्सुअल हो, औरतों के हकूक नहीं है। तो केवल कंसंट्रेट करना अमेरिका के कंटेक्स्ट में कि यू नो आपने ही स्लेव रखे हैं, आपने ही बुरा किया है, और कम्युनिटीज ने भी किया है जो कि जिन्होंने रूल किया है, एंड आई थिंक वी शुड बी एबल टू डिस्कस दैट। उनको ऑब्वियसली आज के लोगों का तो उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर जो इंजस्टिस हुआ है वो तो काफी जगहों पे हुआ है। इनजस्टिस जहां भी हुआ है उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि डिस्कशन की आप बात कर रहे हैं कि अगर अल्टरनेटिव कोई व्यू पॉइंट देता है क्या उसकी सुनवाई हो रही है? हम्म अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट देने वालों को वहां पे उनके मुंह बंद कराए जा रहे हैं। हम्म फॉरेन लिंकेज जैसी का कत्ल हुआ, हमारे किसका? पास नरेंद्र नरेंद्र दाभोलकर का कत्ल हुआ। हम्म ये वो रैशनलिस्ट लोग थे जिन्होंने मतलब अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट देने की कोशिश की थी। यस।
अगर यहाँ पे जातियां हो रही तो उसका मतलब ये नहीं कि अब 57 देशों में क्या हो रहा है उसको आप शोकेस करके इस जाति के बारे में डेफिनेटली। अब डायलॉग अभी बंद रखो। कमलेश तिवारी का मर्डर हुआ, 7-8 साधुओं का हुआ इंडिया में। आपकी एक कश्मीरी बच्ची थी, मैंने आपके बारे में रिसर्च कर रहा था। आपने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई थी, जो कठुआ में हुआ था। और भी फिर फिर मुसलमान कुछ लोग हैं, उन्होंने हिंदू लड़की को अगवा कर लिया। तो ये तो खैर खून का बदला खून की पॉलिटिक्स तो खैर बहुत गंदी है। और तो नारे तो यही लगाते हैं ना बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, ये हम्म, नारे तो इन्हीं के मुंह से सुनते आए हैं हम लोग। खून नहीं का वो बदला तो खून एक से एक लेंगे, दो फ्रिंज एलिमेंट बाबर अगर की कहीं औलाद से होते लेंगे, तो एक आप। दो की बात नहीं है। नो नो नो, दूरदर्शन पे नारे लगे जब इंदिरा गांधी की बॉडी को वहां पर हाँ रखा हाँ, गया वो तो मैं मानता हूँ। और वो सरकार वहां खड़ी है, यस यस, और वो एग्जैक्टली। नारे मतलब कौन लगा रहा है? हाँ हाँ, वो तो पूरा बात सही है। पुलवामा में जब हमला हुआ तो यहाँ पे मंदिर में नारे लगे, खून का बदला खून के लेंगे, कौन लगा रहा है नारे वाले? हम्म लोगों का मुआशरे को अच्छी दिशा देना का काम होता है लीडर्स का या पॉलिटिकल पार्टीज का। हम्म हम सब में एनिमल इंस्टिंक्ट है, हम हम्म सब में। हम्म अच्छा लीडर वो है जो उस इंस्टिंक्ट को हवा देने की बजाय हमें कोई हम्म अच्छी डायरेक्शन दे। हम्म हालात ये बन गए कि उस इंस्टिंक्ट का फायदा उठाया जाता है। हम्म अब ये कोविड-19 का संकट चल रहा है, तो हम्म हमारे पास ऐसे लीडर भी हैं जो कह रहे हैं कि भई कभी किसी को टारगेट कर लो, कभी चाइनीज़ कम्युनिटी को टारगेट कर लो। तो इस तरह से जो सिचुएशन है, ये इस पे हमें गौर करना पड़ेगा। चलिए, एक मैं हम काफी बातें हो गई हैं, आपका भी मैंने काफी टाइम ले लिया। एक मैं टॉपिक की तरफ जाना चाहूंगा कि जैसे आपने चाइनीज के लिए कहा, तो अब चाइना ने WHO में जो करप्शन किया, जैसे कि 9 जनवरी को उन्होंने ट्वीट दे रहे हैं कि इट्स डजंट स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, इट्स नॉट कंटेजियस। और फिर मार्च में पता पड़ता है कि हाँ भाई, ये तो दुनिया भर में फैल गया है। जो उन्होंने उइगुर मुसलमानों के साथ कर रहे हैं अभी, सर मुंडवा के, नील डाउन करके कंसंट्रेशन कैंप, और बुरी बुरी तरह हांगकांग में जो हो रहा है, ताइवान पे जो है। तो उसमें यह है कि भाई, अगर आपने चाइना को क्रिटिसाइज कर दिया, तो इसका मतलब है कि उससे रेसिज्म बढ़ जाएगा। ठीक है। सेम वे, अगर आप वाइट सुप्रीमेसी को आप क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसका मतलब है कि आप टोटली वाइट क्रिश्चियंस के, कंजर्वेटिव्स के, सबके खिलाफ हो। ऐसे ही अगर आपने पाकिस्तान की जो पॉलिसीज है, एक इस्लामिक सुप्रीमेसिस्ट स्टेट है, वहां पर अभी मंदिर आपने देखा होगा, इमरान खान ने एक ग्रांट करी थी और कैसे तोड़ दिया, लोगों ने बनने नहीं दे रहे उसको। तो क्या आपको लगता है कि हम एक स्टेट को एक अब जैसे कुछ भी है कि CA का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो लोग आपको एंटी हिंदू भी कहते होंगे काफी लोग, है ना? तो ये एक एक नैरेटिव बन गया है कि आप किसी को क्रिटिसाइज करो ऑब्जेक्टिवली, तो आपको उस पूरी कम्युनिटी का दुश्मन, रेसिस्ट, दुनिया भर के नाम दिए जाते हैं। उससे हम कैसे लड़ सकते हैं कि हम एक मुद्दों पे बात करें और कोई हमें रेसिस्ट ना कहे कि भाई इसका कुछ और एजेंडा है? देखिए यही है कि पहली बात, जो डायलॉग की गुंजाइश तो हमेशा रहेगी। हम्म किसी को ऐसे लेबल करना, किसी का मुंह बंद कराना, मेरे साथ तो एक्सपीरियंस बहुत दिलचस्प हुआ है पिछले कई सालों से कि जब यहाँ एयर इंडिया के मामले में 2 लोगों को छोड़ा गया, तो हम्म मैंने जजमेंट को क्रिटिसाइज किया। हम्म यहाँ खालिस्तान की तहरीक को क्रिटिसाइज किया, तो मुझे एंटी सिख भी कहा जाता रहा अच्छा। काफी लंबे समय तक। हम्म उसके अलावा जब पाकिस्तान में जब कोई मामला उठा ट्रिपल तलाक का, या इंडिया में उठा, उसके बारे में जब मैंने कोई पोजीशन ली, तो मुझे एंटी मुस्लिम भी कहा गया। हम्म अब हालात ये आ गए कि एंटी हिंदू का भी खिताब मिल रहा है और एंटी इंडिया का भी खिताब लगातार मिल रहा है। हम्म तो मैं तो सवाल इन लोगों से पूछूंगा जो हम्म हमें लेबल देते हैं कि हमें कब वो माहौल मिलेगा जब हम आजादी से काम कर सकेंगे। हम जो कह रहे हैं उसको सुन लो, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आप अपना कोई आर्टिकल लिख दो या डिबेट चला दो। हम्म लेकिन इस तरह से जो लेबल लगाना, किसी का मुंह बंद कराना, ये बात तो अपने आप में मतलब बुरी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। तो क्या सारी उम्र हम लोग लेबल के साथ ही जीते रहेंगे? लेकिन अब आदत सी पड़ गई है, अब फर्क क्या पड़ता है? अब तो ये जी करता है ठीक है आप जो मर्जी करो, भाड़ में जाओ, हम तो अपना काम करेंगे लिखने का पढ़ने का, जो जितना हम कर सकते हैं। जहाँ भी ज्यादती होगी उसके खिलाफ हमने बोलना ही, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। बाकी जो आपने चाइना के बारे में कहा कि जो चाइना में जो ज्यादतियां हो रही हैं उसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए। उइगर मुस्लिम के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जो हांगकांग में डेमोक्रेसी के लिए लोग उठे, उनका मुंह बंद कराने के लिए जो हुआ दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन हमें ये फर्क रखना पड़ेगा कि जो चाइना को हम क्रिटिसाइज करते हैं, चाइनीज नेशन स्टेट को, वो एक चीज है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि जो ये चाइनीज हमारे आसपास रह रहा है, ये एक पोटेंशियल कैरियर है कोविड-19 का, या जैसे आज एक खबर है कि वैंकूवर में एक बुजुर्ग 92 साल उसकी उम्र थी,
7-11 स्टोर में मार्च महीने में वो बेचारा गया, डेमेंशिया का शिकार था। एक गोरे ने उसको पीटा, वो धक्के मारे, फिर रेसिस्ट बातें कही कि कोविड-19 तुम लेकर आए हो। ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो हमें ये फ़र्क करना पड़ेगा कि हम नेशन स्टेट के ज़ुल्मों के खिलाफ खड़े हैं या हम लोगों पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। जब हम दोनों को होलिस्टिकली देखते हैं, वहाँ पर दिक्कत है। तो सभी को एक बैग में डाल के मत देखा जाए। अब मैं सीधा-सीधा कहता हूँ कि सारी की सारी हिंदू कम्युनिटी बीजेपी के साथ नहीं है और सारे ही सारे जो हिंदू हैं बीजेपी की फिलॉसफी को नहीं मानते। मैं ये नहीं इसलिए कहता हूँ कि ये मत सोच के बैठो कि गुजरात में सारे के सारे जो हैं, वो एक खास विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मुस्लिम्स को या सिख्स को आउटराइटली आप सभी को खालिस्तानी या जिहादी नहीं ब्रांड कर सकते। तो ये हमें फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। बुनियादी तौर पे जो पॉलिटिकल ढांचा है, नेशन स्टेट है, उस पे सवाल करने चाहिए, मैं ये कहूँ। तो आपको लगता है कि बीजेपी टोटली एज अ पार्टी मतलब एक फासिस्ट पार्टी है? जब उनकी पार्टी के जो फाउंडर्स हैं, हम्म जब वो खुद हिटलर को इतना एडमायर करते हैं, करते रहे हैं, हम्म तो क्या कहा जाए? और दूसरा जो अभी जो हमारे सामने एग्ज़ाम्पल्स हैं, कि जितने भी लोग ऑपोज़िशन करते हैं या बोलते हैं, उनके मुँह बंद करवाए जाते हैं, उनको जेल में फेंका जाए। और जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जीएन साई बाबा जो वेस्ट के नीचे अपाहिज हैं 90% फिजिकली डिसेबल्ड और 19 बीमारियां उनको लगी हुई और लोग कह रहे हैं को छोड़ दो कोविड-19 के संकट के मद्देनजर इनको छोड़ दो। खुद मोदी साहब ही कह रहे थे ना कि कोरोना का हमने सामना करना है करुणा के साथ। तो कहाँ है वो करुणा? आप करुणा दिखाओ, वो एक अपाहिज आदमी है, उससे एक स्टेट को क्या खतरा हो सकता है? उसको छोड़ दो। तो ये जब इस तरह के एक्शन हम देखते हैं तो इसको हम फासिस्ट बनाएंगे तो क्या करें? पर अ, आपको लगता नहीं है कि फिर इंडिया के लोगों के पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि कांग्रेस में भी बहुत भागलपुर का आप सीन देख लीजिए, जो 1984 में जो सिखों के खिलाफ उन्होंने एक जेनोसाइड किया, और थ्रू आउट करप्शन, और दूध की धुली पार्टी नहीं है कांग्रेस किसी भी कोई एंगल से। पार्टी भी दूध के धुले नहीं है। हम्म, इवन जो वामपंथी है वो भी दूध के धुले हुए नहीं है। ये क्लियर हम्म, होनी चाहिए बात। हम्म, एक भी पार्टी आप इंडिया की लीजिए कोई भी दूध की धुली नहीं है। हम्म, वहाँ पे कोई ऐसी दूध की गंगा नहीं बहती है जहाँ से ये नहा कर आए हैं। हम्म, कोई दूध का धुला नहीं है वहाँ। हम्म। तो फिर आपको क्या लगता है, फिर क्या क्या लोगों के पास ऑप्शन है फिर, मतलब? नहीं ऑप्शन देखो एक तो है कि लोगों के पास एक इंडिया में एक अच्छी ऑप्शन तो ये नोटा फॉर एग्जाम्पल क्या? नोटा अच्छा। नन ऑफ द अबव हम्म उसमें भी लोगों ने वोटें डाली हैं। हम्म वो लोग ना केजरीवाल की मतलब चमक धमक में आए ना उन्होंने मोदी साहब का नारा सुना। नोटा हम्म में वोट डाल दी उन्होंने मस्ती से। हम्म लेकिन ये लड़ाई बहुत जटिल और बहुत लंबी है। इसका फैसला इस डिस्कशन से तो नहीं हो सकता। हाँ, तो ऑब्वियसली। लोगों के पास तो विकल्प लेने के बहुत थोड़े हैं। लोगों की मजबूरियां हैं। जब वोटों का जब मौसम आता है लोग जब तोल मोल के देखते हैं तो उनको लगता है कि चलो जो कम से कम दुष्ट है उसको वोट डाल दी जाए। तो ये हालात कैसे बन गए करो क्या? सही बात। तो ये यहाँ पे समस्या खड़ी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारी डिस्कशन का निचोड़ ये होना चाहिए मुझे ये लग रहा है कम से कम कि जो रेसिज्म या ह्यूमन राइट्स इस तरह के जो मुद्दे हैं इनको फ्रंट सीट लेनी चाहिए। इस पे लोग संवेदना के साथ सोचें। हम्म खासतौर पे वंचित वर्ग जो हैं दुनिया भर में उनके एंगल से ताकि दुनिया बेहतर बन सके। कम से कम इतना तो हम कर सकते तो आपको एक चीज और मैं देखना चाहता, बात करना चाहता था आपसे, बात करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा, सच बताऊं हैं। क्यों जी? तो जैसे हमारी जो वैल्यूज है, हम्म, जैसे सेक्युलरिज्म की वैल्यू हो गई, जैसे कि यू नो होमोसेक्सुअलिटी हो गई, राइट, गे राइट्स हो गए, और पहले लोग उस बारे में इतनी बातें नहीं करते थे, और अब जैसे कनाडा में काफी सालों से इट्स हम्म, लीगल, यूएस में काफी स्टेट्स में लीगल है, इंडिया में कभी लीगल होता है कभी नहीं होता, बट आई थिंक इट्स डीक्रिमिनलाइज नाउ, सो इट्स हम्म, बेटर। और काफी कंट्रीज है जहां पर यू नो पता पड़ जाए तो मार देते हैं जान से, और जैसे बिल्कुल। ईरान जैसी कंट्री हुई। तो उसके बारे में व्हाट डू यू सी, इज द वे फॉरवर्ड फॉर सेकुलरिज्म, फॉर ह्यूमन राइट्स वैल्यू, टू एक्सेप्ट पीपल हु आर डिफरेंट देन अस, जो हमसे लोग अलग, जिनकी सोच है, जिनका अलग तरीका है। हमारी इंडियन हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में अब भी काफी होमोफोबिया है, हम्म, मुस्लिम कम्युनिटी में भी इनफैक्ट काफी होमोफोबिया है। तो उसके प्रति आपको क्या लगता है कि व्हाट कैन बी, द
वे फॉरवर्ड कि एक एक्टिविज्म हो और लोगों में थोड़ी कंपैशन आए उनके लिए? इतनी सी बात समझना जरूरी है। देखो आज ना एक और इम्पोर्टेंट खबर थी कि जो इटली सॉरी इसराइल इसराइल में जो मेंबर जितने हैं पार्लियामेंट के वो बिल लेकर आए। हम्म उस बिल में कहा है कि कन्वर्शन थेरेपी जो है उसको बैन करेंगे। हम्म। कन्वर्शन थेरेपी की बात अभी तक हो रही है, कनाडा जैसे देश में भी हो रही है। यस। एक समाज का हिस्सा जो ये मान के चलता है कि ये अननेचुरल है, इसको इलाज से ठीक किया जा सकता है, जो कि ये बात साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूवन रॉन्ग। हम्म जो होमोसेक्सुअल लोग हैं वो कुदरती तौर पे पैदा ही ऐसे होते हैं, हम्म उसका इलाज नहीं हो सकता। इसराइल जैसे मुल्क में उन्होंने जब वो पार्लियामेंट में लेकर आए तो वहां पे भी जो थोड़े ऑर्थोडॉक्स किस्म के लोग हैं उसका उसको अपोज कर रहे हैं। हम्म तो एक लंबी लड़ाई है, अभी भी चल रही है। हम्म तो जितने जितना समाज विकसित हुआ है, विकसित होने के बावजूद भी होता क्या है कि साइंटिफिकली हमने जो हमारे पास आसपास जो हमारे पास चीजें हैं, जैसे ये हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के जरिए, फोन भी हमारे पास होगा, लेकिन जो हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर है, जो हमारी मानसिकता वो चेंज नहीं हुई, हम्म वहीं की वहीं खड़ी है। उसको डेवलप करने के लिए लीडर्स का बहुत बड़ा रोल है। हम्म कम से कम वो नफरत फैलानी बंद करें। हम्म और जो ये ट्रम्प की भी फॉरेन पॉलिटिक्स यही चलती है कि क्योंकि होमोसेक्सुअल्स की अगर देखा जाए तो गिनती कितनी होगी, थोड़ी सी गिनती है, बच्चे उनके काफी होंगे। लोग तो मुझे लगता है डर के मारे आते भी नहीं है, क्योंकि उनको फिर हाँ, वो खुल रेसिज्म खुल के आते नहीं, तो होता है कि वो गिनती बहुत थोड़ी है। अब उस छोटी गिनती के खिलाफ आप इतना बड़ा नैरेटिव खड़ा कर दो, फिर हम्म आपके लिए वोट लेना आसान हो जाता है। हम्म दिक्कत सारी वहां पे। हम्म लेकिन हमें लगता है कि एक तो ये जो मान लेना चाहिए कि कुदरत ने इंसान को जब पैदा किया तो उसमें भी खास किस्म की डाइवर्सिटी है। हम्म। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, ठीक है ना। और मुझे ये अगर भी हम इस लगता बात है को कि एक्सेप्ट कर लेंगे तब हम्म, जाके कई मसले का हल होगा। हाँ लेकिन जी। अगर हम यही इसी बात की इज्जत पकड़ के रखें, लेकिन अच्छी बात ये हो रही है कि खास तौर पे कनाडा में कुछ जो हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हम्म जाने पहचाने नाम, ये नहीं कि छोटे मोटे। हम्म तो उससे कुछ उम्मीद बंधी है कि शायद आने वाले वक्त में लोगों का ये लेंस बदलेगा। लेकिन हम्म फिलहाल ट्रम्प जैसे लोगों की इमरजेंस जब होती है, या रशिया में जैसे पुतिन की जब इमरजेंस हुई है, तो अब हम्म। लगता है कि शायद वो पेंडुलम आगे जाने की बजाय पीछे जा रहा है। तो ये कहानी। अच्छा, एक चीज और, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में क्या ख्याल है? अब जैसे अब हमने ऑलमोस्ट 1 घंटा बात करी है और हमारे काफी व्यूज मिलते हैं, कुछ चीजों पे हम अग्री नहीं करते, उनमें से सीए बिल जाहिर पर है। डेफिनेटली, राइट? तो लोगों में डायलॉग नहीं हो रहा है आजकल। कोई कुछ बोल देता है तो उसकी नौकरी खा जाते हैं लोग, उसकी पोजीशन खा जाते हैं। लोग कैंसल कल्चर एक चीज आ गई है। अभी मैं देख रहा था, एक यूबीसी का कोई डीन था, उसने एक ट्वीट लाइक कर दिया जस्ट विच वाज क्रिटिसाइजिंग ब्लैक लाइव्स मैटर, और उसको डिजाइन देना पड़ गया। तो आपको क्या लगता है कि हमारा डायलॉग भी होता रहे, एंड अगर किसी के टोटली आपसे ऑपोज व्यू है तो एटलीस्ट उसका करियर तो बर्बाद ना हो ना बंदे का। आप उसको ऐसे विलीफाई हो रहे हैं आजकल लोग, तो उसमें हम कैसे डायलॉग बढ़ा सकते हैं और एक दूसरे को यू नो अगर मैं आपको ऑफेंड करने के लिए रेडी नहीं हूँ, देन हाउ विल वी हैव अ कन्वर्सेशन? अगर मैं आपकी हाँ में हाई मिलाता रहूँ तो फिर तो बात करने का फायदा ही नहीं है ना। देखिए ब्रदर सुशील, ऐसा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में और हेट स्पीच में फर्क होता है बहुत ज्यादा। हम्म कई लोग जो हैं वो नफरत की बात करते हैं, नफरत फैलाने वाली बात, और वो बाद में इस बात का केविट लेने की कोशिश करेंगे, प्रोटेक्शन लेने की कोशिश करेंगे कि हमें भी अपनी बात करने का हक है। हम्म लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेट स्पीच एंड फ्री स्पीच। फॉर एग्जांपल, जब ये एयर इंडिया के केस में अजैब सिंह बागड़ी को चार्ज किया गया, हम्म जो कि बाद में बरी हो गया, उसने स्पीच दी थी कि अगर हम जब तक हम 50,000 हिंदुओं को मार नहीं लेंगे, सांस नहीं लेंगे। हम्म बहुत ही घटिया किस्म की स्पीच थी। हम्म मैं कई बार सवाल कर चुका हूँ उसको चार्ज उस स्पीच के लिए क्यों नहीं किया गया। इट वाज लाइक अ हेट। अब कोई उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करे कि उसके मन में गुस्सा था, उसने कह दिया। फ्री एक्सप्रेशन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। चाहे वो बोल रहा है, लेकिन बोल क्या रहा है, उसके खिलाफ आप बोलिए, हम्म उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम्म आप अगर अगर आपने गुस्सा अपना जाहिर भी करना है तो एक तरीका होता है। आप कह सकते हैं कि हमारे मन में गुस्सा है, हमारे समुदाय के साथ ज्यादती हुई है, तो जो हमें लगता है कि जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट ने ऐसा किया, तरीका होता है बात करने का। उसमें एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट बाद में अपना कोई ना कोई देता रहे। और जो दौर चला हुआ है कि लोग इतना समझने लगे हैं बात को, गहराई से सेंसिटिविटी उस तरह की पैदा की जा रही है एकेडमिक हलकों में, तो पॉलिटिकल करेक्टनेस की एक खास रेलेवेंस है जिसको समझना बहुत जरूरी है कि किस किस्म के टर्म आप यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए कि इंडिया में एक दौर था कि दलितों के बारे में बहुत घटिया किस्म के शब्द लोग ओपनली बोलते थे, लेकिन अब वो दौर खत्म होना शुरू हो गया।
अब कल कोई कहे कि मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सवाल पे मुझे ये भी बोलने दिया जाए, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपको हिंदू कम्युनिटी के लीडर्स के साथ कोई कोई प्रॉब्लम है, या मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर के साथ प्रॉब्लम है, या सिख लीडर के साथ प्रॉब्लम है, तो आप उनके साथ पॉलिटिकल डायलॉग तो कर सकते हैं, लेकिन गाली बक के उनकी समुदाय के बारे में या उनकी पगड़ी के बारे में या हिजाब के बारे में, उसमें फ्री एक्सप्रेशन का जो है कोई स्कोप रहता नहीं। तो मुझे आई डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री स्पीच एंड हेट स्पीच। तो आप मतलब एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच में बिलीव नहीं करते? एब्सोल्यूट फ्रीडम तो कभी कभी भी नहीं मिलता, अभी भी कहाँ मिल रहा। अगर आप एग्जांपल ले लो, कितने ही लोग हैं जिनको समस्याएं आएंगी। जैसे भी जस्टिन ट्रूडो ने पीछे इलेक्शन के टाइम पे कंट्रोवर्सी हुई थी कि ब्लैक पेंट उन्होंने अपने मुंह पे मल लिया था, तो आपको याद होगा बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। जो बैस हमारी कम्युनिटी की बड़ी होनहार एक औरत है, उसने कहीं क्रिटिसिज्म लिखा उनका, तो जिस वो कंपनी के साथ या जिस एजेंसी के साथ काम करती थी, दैट वाज बीइंग फंडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने उसका वहां जीना हराम कर दिया, तो शी हैड टू रिजाइन। फ्रीडम तो उसको भी पूरा नहीं मिला। तो एब्सोल्यूट फ्रीडम तो वैसे भी कहीं नहीं है। तो जब आप एब्सोल्यूट, क्योंकि अगर हम एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात करें, फिर हम कहाँ तक चले जाएंगे? फिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनको हम इस बात की इजाजत दें कि वो जाके नेट पे किसी के साथ भी चैट करते रहें, किसी किस्म का भी चैट करें और वो बाद में ट्रैप में फंस जाए? तो कहीं ना कहीं लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी कि फ्री स्पीच में और हेट स्पीच में फर्क है। तो ये डिस्ट्रिक्शन बहुत क्लियर चाहिए, कम से कम मैं ऐसा सोचता हूँ। बाकी कई लोग जो हैं आउटराइट रोमांटिक होकर कहते हैं कि जी ठीक है, सभी हर तरह की बात की जाए। अगर हर तरह की बात की जाए तो फिर तो कोई इसका कोई हाँ कहाँ रुकेंगे आप जाके? अगर आप इस तरह की किसी को खुली छुट्टी दे दें कि आप जो मर्जी बोलें, किसी को गाली गलौज करेंगे, तो उस वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खाते में डाल दी जाए, आई थिंक दैट इज अनएक्सेप्टेबल। क्योंकि मैं अंबेडकर जी को काफी आइडियलाइज करता हूँ, और मैंने उनकी काफी किताबें भी पढ़ी हैं। उनकी पार्टीशन के ऊपर एक किताब थी जो 1946 में उन्होंने निकाली थी, एंड इट इज वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट एंड क्रिटिसाइज हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी। और उन्होंने भी यहाँ तक की ऐसी बातें करी हुई हैं कि अगर डिवीजन होता है तो फिर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए, जो कि कभी हुआ ही नहीं। और उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे से हो गया, ब्रिटिश पॉलिसी जो डिवीजन के ऊपर हो गई, उन्होंने जिन्ना से लेकर मुस्लिम लीग और आरएसएस, हिंदुइज्म, मतलब सबको उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। तो आज के डेट में उनको लोग बहुत चेरी पिक करते हैं। तो जब उनको लगता है कि अच्छा ये चीज उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लिखी तो भाई अम्बेडकर ने ये कहा, और ये चीज उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ ली तो उन्होंने वो किया। और ऐसे भी हम लोगों को काफी ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं। तो उन्होंने तो अपने हिसाब से जो उनको ठीक लगा उन्होंने बात लिखी, और ही नॉट ओनली रोट दैट, उन्होंने आई थिंक बहुत बढ़िया लॉजिक और एविडेंसेस दिए हैं। तो ऐसे जो हमारे पुराने थिंकर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट लिखे हैं, तो उनको हम आज की डेट में कैसे इंटरप्रेट करेंगे? क्या हम उनको भी हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच में कहाँ डालेंगे उनको? वही वही प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ही सारी वहीं पे। जैसे भगत सिंह के कई ऐसे हैं बड़े क्रिटिकल रहे हैं, उस तरह की बात आज जब कोई एक्टिविस्ट करता है तो उसके ऊपर कई बार सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। तो सवाल उस किस्म के उठते हैं कि इस तरह की बात तो अम्बेडकर ने भी की, इस तरह की बात तो भगत सिंह ने भी कही थी, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो वो स्पेस श्रिंक हो रही है। आप ये देखिए कि जो अम्बेडकर के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि जब गांधी का कत्ल होता है, तो अम्बेडकर वहां पे उनको उनका हालचाल पूछने के लिए या उनके घर पे जाने वाले पहले इंसान थे, पहले इंसानों में से एक थे। हालांकि उन उन दोनों में बहुत डिबेट चलती थी, मतलब विचारों का डिसएग्रीमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन एक गुंजाइश रखी थी उन्होंने। ऐसे ही हिंदू महासभा के साथ उनके बेशक उनके रिलेशन मतलब पॉलिटिकल तो नहीं थे, लेकिन डायलॉग उन्होंने कभी बंद नहीं किया। वो जो स्पेस श्रिंक होती जा रही है, इसके बारे में सरकारों को सोचना पड़ेगा, कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को सोचना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं, जहाँ किस तरफ हैं। वो वाला डायलॉग है, उस तरह की बात तो हो ही नहीं थी। इवन भगत सिंह के केस में आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जब भगत सिंह जैसे कई लोग गांधी को बहुत डिमोनाइज करेंगे कि गांधी ने मतलब ये किया या वो किया, जब गांधी का कत्ल हुआ नथुराम गोडसे ने किया, अगर भगत सिंह इफ ही वाज अलाइव, आई एम प्रीटी श्योर कि वो नथुराम गोडसे के खिलाफ खड़ा होता, गांधी के हक मतलब खिलाफ नहीं खड़ा होता, गोडसे के खिलाफ खड़ा होता। क्योंकि वही भगत सिंह है जिसने जब सॉन्डर्स के ऊपर हमला किया, क्योंकि सॉन्डर्स ने लॉरा लाजपत राय पे लाठियां चलवाई,
लाला लाजपत राय के साथ भी भगत सिंह के जो विचारधारिक जो एक डिफरेंसेस थे बहुत ज्यादा, बहुत शार्प। तो मैं ये कहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉमन ग्राउंड पे हम कहाँ काम कर सकते हैं। वो ग्राउंड तभी बनेगा जब ये स्पेस हमारे पास रहेगी। जिस तरह से ये स्पेस श्रिंक होती जा रही है, इट्स नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। इससे तो हम क्या भी कह सकते हैं। काफी लोग, मैंने ये भी देखा है, जैसे जैसे चाइना प्रोटेस्ट होता है या इंडिया में कुछ चीज होती है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है या कनाडा में कुछ होता है, तो हमारे जो लोग हैं, देसी लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम क्यों पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हो, तुम्हें ये सब करना है तो वापस जाओ, है ना। अगर तुम्हें इतनी चिंता है भारत की तो भारत जाओ, तुम्हें इतनी चिंता है वहां की वहां जाओ, और तुम्हें इससे क्या मतलब है, यहाँ पर तुम रह रहे हो। तो उन लोगों को आप क्या बोलोगे कि वो लोग सही हैं, गलत हैं, या फिर कनाडा में किस तरह की पॉलिटिकल फ्रीडम हमें मिलती है और हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखिए, पहली बात ये है कि जब हम यहाँ पे रहते हैं तो क्या हमने वहाँ पे पंजाबी गाने छोड़ने सुनने छोड़ दिए हैं या हिंदी गाने सुनने छोड़ दिए हैं। जब बॉलीवुड की फिल्में आती तो हम जाते हैं देखने के लिए, हमें बहुत खुशी होती है कि नई फिल्म आई देखी जाए। खाना पीना भी हमारा तकरीबन वही है। तो ये फिर दोगलापन क्यों? मतलब अगर वहाँ की पॉलिटिक्स आपको परेशान कर रही है, राइटली और रॉन्गली, चाहे सरकार के हक में चाहे उसके खिलाफ है, आपको राइट है आपका, उस पर आप बात कर सकते हैं। ये तो फिर अगर इस तरह से हम लोग सोचने लगे, क्योंकि जब दौर ही चल पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का, एक दुनिया पूरी एक एक गांव बन गई है, तो मुझे लगता है कि हमारी वैसे भी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ के लोगों ने जब अपार्थाइड का खिलाफ बोला या किसी के खिलाफ बोला, तो हमारे हक हक बनता है। और खासतौर पे हमारी जनरेशन के लोग जो वहाँ पे पले बड़े, यहाँ आए, जिनकी अभी भी फीलिंग जुड़ी हुई है वहाँ के साथ। अभी हम पूरी तरह से यहाँ के माहौल में सिंक्रोनाइज नहीं हुए, लेकिन हमारी जो नई जनरेशन है वो हमसे अलग तरीके से सोचेगी, उसमें हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं। तो ये जो लोग दलील के तौर पे मुंह बंद करवाने के लिए कहते हैं ना कि आप वहाँ की बातें वहीं छोड़ दो, क्योंकि बड़ा इनकन्वीनियंट ट्रूथ है जिसपे वो बात करके बुरे नहीं बनना चाह रहे, तो वो दलील दे देंगे कि आप यहाँ रहते हो, यहाँ की बात करो। लेकिन वही लोग बॉलीवुड का भी लुत्फ उठाते हैं, वही लोग गोलगप्पे भी खाते हैं, वही लोग कुल्फी भी खाते हैं, वही लोग पंजाबी और हिंदी गाने भी सुनते हैं। तो मुझे लगता है उनका दोगलापन, और उनको एक तरीका मिल गया कि दलील देने का कि आप यहाँ की पॉलिटिक्स की बात कीजिए, वहाँ की मत कीजिए। जब आपका बाकी रहन सहन खाना पीना यहाँ का है, वहाँ का है, तो फिर पॉलिटिक्स में भी दिलचस्पी लेना कहाँ की बुरी बात। लेकिन होता क्या है, जब ट्रंप वहां गया अहमदाबाद, तो कितने बड़ी मतलब गिनती में लोग वहां पहुंचे, या जब मोदी यहाँ आए तो कितना बड़ा हुआ। अगर ये लीडर यहाँ वहां जाके अपने समर्थकों को जुटा सकते हैं, तो उनके जो नहीं उनके साथ सहमत, वो भी अपनी राय दे सकते हैं। ये दलील जो है आज की डेट में आउटडेट हो चुकी है। मैं इसके साथ सहमत हूँ। उन लोगों को पूरा हक है, चाहे वो मोदी के साथ हो या खिलाफ हो, यहाँ पे रह के अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, दे हैव राइट टू डू इट। सिर्फ ये कह के बोलो कि आप वापस चले जाओ, दैट्स नॉट द सोल्यूशन, या वो कोई तरीका नहीं सोचने का। ओके, तो हमने काफी बातें कर ली हैं। एक चीज और मैं देखना चाहूंगा कि कनाडा में हमारे काफी लोग इमिग्रेंट आते हैं, और पंजाब में स्पेशली काफी क्रेज है लोगों में कनाडा आने का, और काफी तौर पे ठगे जाते हैं, करे जाते हैं। तो हमें उसके लिए क्या कर सकते हैं कि उनकी लाइफ इतनी पंजाब में इतनी मिजरेबल ना हो, और नॉर्थ इंडिया में स्पेशली जो लोग हैं, क्योंकि सिख केवल पंजाब में नहीं रहते, हर जगह रहते हैं, और हिंदू भी हर जगह रहते हैं। तो हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं या क्या सही कर सकते हैं कि हर कोई हमारे देश से कनाडा आना चाहता है? पहली बात ये कि जब हमारे वहां से लीडर यहाँ पे आते हैं इंडिया से, उनको ये कहा जाए कि आप नारे तो बहुत देते हो, बातें बड़ी बड़ी करते हो कि हम पंजाब को कैलिफोर्निया बना देंगे, पंजाब को ये बना देंगे, तो आप उनको बना दीजिए ना पंजाब को कैलिफोर्निया, या इंडिया के हालात इतने अच्छे कर दीजिए कि वहां से किसी का जी ना करे यहाँ आने की। पहली बात तो ये इंडियन लीडरशिप पर रिफ्लेक्ट कर रही सारी बात कि वहां से लोग अभी भी क्यों आ रहे हैं। अगर इंडिया वाकई अगर इंडिया शाइनिंग या भारत तरक्की के रास्ते पे है, तो लोग वहां से यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, इसका जवाब तो पहले इंडियन लीडरशिप से लिया जाए ना, कि आप माहौल ऐसा साजगार बनाएं कि उनको यहाँ आने की जरूरत ही ना हो। उसके लिए हमें जो वहां से लीडर यहाँ पे आते हैं, उनकी चमचागिरी करने के बजाय उनको कटहरे में खड़ा करके सवाल करो कि आपने हालात ऐसे क्यों बनाए कि स्टूडेंट्स अभी भी आने के लिए मजबूर है, वो अभी भी सपने देखते हैं कि बाहर जाया जाए। तो ये एक अट्रैक्शन इसलिए भी है कि वहां पे जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है वो श्रिंक हो रही है।
तो उसके लिए तो वहाँ की सरकारों को जवाबदेह बनाना ज़रूरी है, पहली बात ये। दूसरी बात, जो यहाँ पे आने वाले लोग हैं, उनको भी चाहिए कि वो लालच में ना पड़ के और सही ढंग से आने की कोशिश करें, ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर रहे, वो एक्सप्लॉइट ना हो। जिसकी मजबूरी है, कोई रेफ्यूजी बन के आ रहा है, वो अलग बात है, वो मुद्दा ही अलग है। तो ये मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन मुल्कों की बनती है, जो बातें बड़ी-बड़ी करते रहे हैं कि तरक्की बहुत हो गई है, तरक्की के ढोल बजते रहे हैं, लेकिन वो अभी भी जाने के लिए मजबूर हैं। तो आप सोचिए क्यों हो रहा है ऐसा? ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमने वैसे शुरुआत सर करी थी सीए से, सीए बी से, और उसमें डेफिनेटली यू नो वी हैड सम एग्रीमेंट्स, एंड मुझे नहीं लगता, ना आप मानेंगे कि आप गलत है, ना मानूंगा कि मैं गलत हूँ। तो अम, आपको नहीं लगता कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं इंडिया के या जो कनाडा के, जो एक्चुअली में लॉ समझते हैं, तो उनके बीच में डिबेट होनी चाहिए, ताकि क्योंकि चक मायर मुझे अच्छे इंसान लगे, बढ़िया है, बट आई सीरियसली थिंक ही हैड नो आइडिया व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। वो तो कह रहे थे मैंने ट्रांसलेशन पढ़ी, बिल की ट्रांसलेशन कहाँ से पढ़ी, वो तो बिल तो इंग्लिश में ही था, सिंपल। और कुछ खबरें पढ़ना, कुछ बायस करना, और हमें ये भी देखना होगा कि जो कोई भी गवर्नमेंट लॉ लाती है, रूल लाती है, वो दे आर वेरी स्मार्ट, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे ट्वीक करते हैं कि वो अपनी बात मनवा लेते हैं। तो अगर आप उसको बोलो कि भाई तुमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई काम किया है, तो आप यू वोंट बी एबल टू प्रूव इट, और फिर हम बस सर्कल सर्कल में ही घूमते रहते हैं। पहली बात तो ये कि जो उसका ऑपोजिशन हुआ है, वो सिर्फ चक-पक मार के लेवल पे नहीं हुआ। ऐसे-ऐसे लोगों ने किया है, जो लॉ भी करते हैं, जो लॉयर भी हैं, जो एक्सपर्ट भी हैं। वो अलग बात है कि सरकार अगर नहीं मानना चाहती, या सरकार अपनी ज़िद पे अड़ी कि हमने ये पॉलिसी बना दी है, ये तो ऐसे ही चलेगी। तब आप सिवाय आपके पास रेस्ट्रिक्शन का और रास्ता रह नहीं गया। उज्जवल दोसांझ इज़ वन एग्जांपल। उज्जवल दोसांझ वो इंसान है जिसने खालिस्तान से मार भी यहाँ खाई है, एक्सट्रीमिज़्म के खिलाफ वो बोला भी है, इंडिया की गंगी जमनी तहज़ीब के साथ भी वो खड़ा रहा है, कायल रहा है उस तहज़ीब का, और वो बीसी के प्रीमियर रहे हैं। उन्होंने भी ये बात कही, आमतौर पे वो इतनी बात कहते नहीं, पर इस बार उन्होंने कही कि सीएए जो है, वो इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है रिफ्यूजीज की, उसको भी वायलेट कर रहा है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कनाडा सरकार भी इंटरवीन करे। अब उज्जवल दोसांझ जैसे इंसान, जिसको आप ना खालिस्तानी कह सकते हैं, ना माओइस्ट कह सकते हैं, ना अर्बन नक्सल कह सकते हैं, ना एंटी नेशनल कह सकते हैं, वो भी ये बात कह रहा है। मेरा मतलब कहने का कि वो खुद प्रैक्टिसिंग लॉयर रहे हैं। उन्होंने बारीकियों में जाके बात किया। वो ऐसा ऐसा इंसान नहीं कि वो इम्पल्स होकर कोई बयान दे जाएगा। तो इस तरह से हमें उन लोगों की बात सुननी पड़ेगी, जो आपका कहना सही है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के भी ओपिनियन डिवाइडेड हैं। कुछ हाँ, एक्सपर्ट्स हैं तो तो हाँ। आप ओपनली कह रहे हैं कि कानून गलत है, और उन्होंने दलीलें दी हैं उस बारे में। तो ये चीज, अच्छा, क्योंकि सरकार के एक पास मेजोरिटी है, इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से उसको लागू कर लिया। अगर एक मेजोरिटी नहीं होती, मिनॉरिटी गवर्नमेंट होती, तो शायद हालात होता। अच्छा, अगर फिर एक हमें ये भी चीज देखनी पड़ेगी ना, जैसे आपने कहा कि इतने सारे हमारे इंडिया से, पंजाब से लोग इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पे हालात खराब है। सेम वे अफगानिस्तान से अगर सिख लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से हिंदू आ रहे हैं, बांग्लादेश से हिंदू आ रहे हैं, इसका मतलब है कि डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉब्लम तो है। एब्सोल्युटली। तो उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की तो इंडिया में तो फिर भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है, लोग नेता है, अभिनेता है, 100 तरह की चीज है। वहां तो लोग तिनके भर लोग हैं, और मुझे आए दिन फोन आते रहते हैं कि मुझे अब के हमारी बीवी उठा ली, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू लॉ ही नहीं था 2017 तक। अब तक वो अगवा कर लेते हैं किसी की बीवी को, और शादी कर ली, और हिंदू शादी मानी नहीं जाती, तो बस निकाह हो गया। फिर ब्लास्फेमी का भी लॉ है, यू कैन नॉट कन्वर्ट बैक टू योर ओन रिलीजन। तो लोगों में इस बात के लिए भी गुस्सा है कि चलो ठीक है, इंडिया इज नॉट परफेक्ट, जो भी है, पर वहां पे जो सिचुएशन है वो बहुत 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 ज्यादा बुरी है। तो उन पे आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, उन लोगों को, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो आज कहीं ऑपरेसर है वो ऑपरेस्ड भी है। जैसे क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स जो हैं रिपब्लिकन पार्टी के यूएस के, वो ऑपरेसर है, बट सेम क्रिश्चियन इन सीरिया इज ऑपरेस्ड, क्योंकि वो माइनॉरिटी में, क्योंकि उसके पास कोई सही नहीं है, उसका फोर्स कन्वर्जन हो रहा है। तो हमें ये चीज भी तो आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि जस्ट बिकॉज ही इज हिंदू और ही इज सिख, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके खिलाफ हम खड़े ना हो, क्योंकि एक कंट्री मुस्लिम है। मैं अपने हम दोबारा डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे हम निकल कर आए थे। मुझे दोबारा वो बात बस दोहरानी क्लोजिंग पड़ेगी। रिमार्क चाहिए मुझे। आप ये देखिए, बुद्धिज्म के बारे में बात होती है कि बुद्धिज्म बहुत एक
शांति प्रिय धर्म है। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ, यहाँ पे बुद्धिस्ट रिलीजन के या बर्मा की बात मेजोरिटी है, उन्होंने तमिल हिंदुओं के साथ ज्यादतियां की, मुस्लिम के साथ ज्यादतियां अभी हो रही हैं। म्यांमार में क्या हुआ, वहां पे बुद्धिस्ट मेजोरिटी में, वहां पे रोहिंग्या मुस्लिम के साथ भी जाती हुई, रोहिंग्या हिंदू के साथ भी हुई। मेरा मतलब कहने का कि जहां भी किसी खास मजहब की जो मानने वाली सरकार जब वो सोचे कि स्टेट का भी मजहब यही है, वहां पे दिक्कत ही आएगी, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे आज का इंडिया हो। पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें तो कोई शक ही नहीं कि जहां जहां जाती है उसके खिलाफ बोलना चाहिए। मिनोरिटी जहां भी मिनोरिटी के खिलाफ उसके पक्ष में खड़े होना जरूरी है, हमारा फर्ज बनता है, ठीक है। लेकिन उसमें भेदभाव वाली भावना नहीं होनी चाहिए, भावना ये होनी चाहिए कि ह्यूमन राइट्स की बात। और उसमें जो मिनोरिटी की हम बात करते हैं, तो जैसे आसिया बीबी का केस था, आसिया बीबी के बारे में भी हमने अपने मंच से बात की है कि आसिया बीबी के साथ जाती हुई जब वो यहाँ आई, जो लेकर आए उनके साथ बात की। मलाला के बारे में हमारे मंच पे बात होती रही, जो एक बच्ची जो पढ़ने लिखने की बात करते तालिबान ने हमला किया, या जो रोहिंग्या कम्युनिटी के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं। यहाँ पर हमने एक रैली रोहिंग्या के निकाली थी। मेरा मतलब कहने का जहां जहां भी ज्यादतियां हुई माइनॉरिटीज के मामले में, हमने वहां आवाज बुलंद की है। शाहबाज भट्टी थे, क्रिश्चियन थे, जो बकायदा पाकिस्तान में मिनिस्टर थे, ही वाज असैसिनेटेड, वो यहाँ पे भी आ चुके हैं कनाडा में, ब्लास्फेमी के लॉ के चलते। सलमान तस्वीर के मामले में रैली हुई, मुझे वहां जाने का मौका मिला, बोला भी। जहां जहां मिनोरिटी से प्रोसिक्यूशन होगी वहां पे हमारा बोलने का फर्ज बनता है और हमें बोलना चाहिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता आपकी बात के बारे में। तो ये ठीक उस नाते से अगर इंडिया में भी मसले उठेंगे तो हम उस पर चुप नहीं रह सकते। नहीं सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। मोस्टली मैं आपकी ऑलमोस्ट 90% चीजों से सहमत हूँ, एक्सेप्ट सीएबी की। मुझे नहीं लगता कि वो कोई डिबेट चलती रहनी चाहिए। आई थिंक इट्स अ सिक्योरिटी मैटर, और वो बस फास्ट ट्रैक हुई है सिटीजनशिप, उसमें आई डोंट थिंक इट्स डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स मुस्लिम। बट थैंक यू फॉर योर टाइम सो मच।